confirm. Am I audible? Fine. So I think let's get started now. So I'm Shadab Ali Khan. I've secured all-day rank 415 in UPSC Civil Services 2025 and this was my fourth attempt. तो मैं briefly अपनी journey के बारे में बात करता हूँ. तो मैंने start किया था just after college. तो I graduated in 2022. तो उसके बाद मैंने तभी अपना first attempt दे दिया था. जो मुझे लगता है कि इट वाज अ मिस्टेक. तो आप ये एक वन ऑफ द टेक्स ले सकते हैं फ्रॉम दिस लाइफ के आपको जब तक आपका मेंस अच्छे से प्रिपेयर्ड ना हो तब तक आपको जो है अटेम्प्ट नहीं देना है. तो मैंने जब अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म हुई 5 दिन के बाद ही 5 दिन के बाद ही जब जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म हुई वैसे ही 5 दिन के बाद मैंने अपना प्रीलिम्स जो है दे दिया था. और लकीली वो प्रीलिम्स मेरा क्वालिफाई हो गया था. उसमें फॉरेस्ट की कट ऑफ भी क्लियर हो गई थी बट मेरा मेंस ही प्रिपेयर नहीं था. तो वहाँ पर मेरा चला गया. फिर जब नेक्स्ट अटैम्प्ट हुआ 2023 वाला तो तब मैंने अटैम्प्ट दिया मगर इस बार क्या किया मैंने कि मैंने CSAT नहीं पढ़ा. CSAT नहीं पढ़ा तो CSAT की वजह से मेरा रह गया अटैम्प्ट. तो दूसरी बात आप जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली समझ सकते हैं उस एग्ज़ाम को कि आपको CSAT को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है. CSAT को पढ़ना है चाहे आप इंजीनियर हो कुछ भी हो जो भी आपका बैकग्राउंड है डजेंट मैटर बट यू हैव टू डू CSAT. फिर ठीक है अच्छा हुआ कि वो नहीं हुआ. मैंने थोड़ा टाइम मिल गया मुझे मेंस के लिए पढ़ने के लिए. फिर मैंने मेंस पढ़ा अच्छे से मेंस किया आंसर राइटिंग वगैरह की. किसी कारण मेरा 2024 में नहीं हो पाया फाइनल सिलेक्शन बट फिर 2025 में फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया और आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 415. तो अगर हम इस जर्नी के बारे में बात करें तो मोस्टली क्या है कि हम ये फॉर्मेट रखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैं एड्रेस करूंगा आंसर्स को उनको मैं आंसर दूंगा. तो उससे मुझे लगता है कि मोर और लेस ब्रॉडली सब कुछ कवर हो जाएगा. उसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तो धीरे धीरे मैं शुरू करता हूँ अपने एक क्वेश्चंस के थ्रू मैं शुरू करता हूँ. तो पहला ये है कि जैसे मैंने अपनी जर्नी के बारे में आपको बता दिया. दूसरी बात कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मुझे कैसे पता चला. तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैंने तो फ़ोन चेक नहीं किया. मैंने अपना फ़ोन साइड में रखा हुआ था. मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था एंजाइटी हो रही थी. तो मेरा एक फ्रेंड है उसने मुझे कॉल किया. उसने मुझे कॉल करके बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है. फिर सिलेक्शन के बाद मेरा पहला रिएक्शन कैसा था. सिलेक्शन के बाद मेरा पहला रिएक्शन ऐसा था कि जब बहुत सरियल था. मुझे कुछ समझ ही नहीं आया. मुझे लगा कि पता नहीं ये सच है या नहीं है या क्या है ख्वाब है. बट जैसे मुझे सिंकिन हुआ कि हो गया मैं फ़ौरन अपनी मदर के पास गया और मैंने उनके पैर पकड़ लिए और उनको बोला कि मेरा हो गया सिलेक्शन. तो इट वाज अ वेरी सरियल एंड वेरी ओवरवेलमिंग मोमेंट फॉर मी. आप सक्सेस का क्रेडिट किसे देते हैं. तो मुझे लगता है कि पूरा जो इस सक्सेस का क्रेडिट है वो मेरे पेरेंट्स को जाता है. और पेरेंट्स के बाद जो मेरे पीयर्स हैं मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे पूरी जर्नी में सपोर्ट किया मेरे साथ रहे उनको जाता है. हाँ तो अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि प्रीलिम्स की तैयारी जो है वो कैसे की जिसमें GS1 और CSAT दोनों के बारे में बात करते हैं. तो मुझे लगता है कि प्रीलिम्स के लिए जो आपके PYQs हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. और प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी जो है वो आपको इंटीग्रेटेड करनी है. आप उनको सेग्रीगेट नहीं कर सकते. इनिशियली तो आपको इंटीग्रेटेड ही करनी है और फिर जब प्रीलिम्स पास आ जाता है तो तब आप उनको जो है सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ सकते हैं. तो मेंस का जो सिलेबस है वो आपको वो बताता है कि आपको जो है क्या क्या पढ़ना है डिटेल में बताता है. क्योंकि प्रीलिम्स में जो UPSC ने सिलेबस दिया है वो बहुत वेगली और बहुत ब्रॉड दिया हुआ है. मेंस में आपको डिटेल्स मिल जाती है. तो प्रीलिम्स की तैयारी के लिए सबसे पहले तो जो आपकी बेसिक बुक्स हैं वो आपको कवर करनी है जैसे कि NCERTs. तो अब NCERTs में ओल्ड या न्यू NCERTs देखें. न्यू NCERTs मैंने नहीं पढ़ी. मैंने ओल्ड NCERTs पढ़ी हैं. एंशिएंट मेडिवल के लिए ओल्ड NCERTs पढ़ी हैं 12th स्टैंडर्ड की. 12 और जोग्राफी के लिए मैंने ओल्ड NCERT पढ़ी हैं 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड की. वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. वो बेसिक बुक्स ही हैं 11 जोग्राफी के लिए. फिर आप जो है पॉलिटी के लिए आप प्रेफर कर सकते हैं लक्ष्मीकांत को. लक्ष्मीकांत मुझे लगता है इट इज़ दी बाइबल फॉर पॉलिटी. तो उसको आपको कवर टू कवर ज़रूर उसको अच्छे से पढ़ना है.
फिर अगर हम मॉडर्न के बारे में बात करते हैं तो मॉडर्न के बारे में, मॉडर्न हिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मुझे लगता है स्पेक्ट्रम है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी एक फाउंडेशन बनाती है और आपको एक बिल्कुल क्लैरिटी दे देती है बहुत डिटेल में कि क्या क्या इंसिडेंट्स हुए हैं। तो एक आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क बन जाता है जब भी आप फिर मॉडर्न के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने जाते हो। उसके बाद इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने विजन के क्लासरूम नोट्स को रेफ़र किया था। तो आप देख सकते हैं, या तो आप जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं उस पे जा सकते हैं, या फिर आप किसी भी उसका क्लासरूम नोट्स जो हैं उनको आप रेफ़र कर सकते हैं प्रीलिम्स के लिए। वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ब्रॉडली फिर आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया को मैंने रेफ़र किया था। तो उसके बाद क्या है, जब आपने ये चीज़ें पढ़ ली, स्टैटिक सोर्सेज पढ़ लिए, तो आप जाइए पीवाईक्यूज़ पे। पीवाईक्यूज़ से आपको पता चल जाएगा कि यूपीएससी एक्चुअली पूछना क्या चाह रही है। तो उससे क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको करना क्या है और छोड़ना क्या है। दूसरी बात, प्रीलिम्स के लिए पीवाईक्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पीवाईक्यूज़ प्रीलिम्स के लिए नहीं किए तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा पेपर को क्रैक करना। हाँ, इकोलॉजी जैसे, सॉरी मैंने इकोलॉजी मेंशन करना मैं भूल गया। तो एनवायरनमेंट के लिए, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के लिए आप मैंने शंकर आईएएस को रेफ़र किया था। बट द सेम टाइम ये सब स्टैटिक के लिए है। और करंट के लिए मैं पीटी 365 को रेफ़र करता था। बट एनवायरनमेंट अब बहुत ज़्यादा डायनेमिक हो गया है, तो साथ ही साथ मैं नेक्स्ट आईएएस का जो है उसको भी मैं रेफ़र करता था। नेक्स्ट आईएएस का मटेरियल जो है उसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद जैसे मैं अब बात कर रहा था आपसे प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज़ की। तो पीवाईक्यूज़ जो है, मैंने 45 ईयर्स के पीवाईक्यूज़ करे हैं प्रीलिम्स के लिए। एक बुक है पवनदीप सर की, वो उस बुक को मैंने रेफ़र किया था। उसमें 45 ईयर्स के थे जो मैंने डिटेल में किए। अगर आप उनको डिटेल में करते हैं पीवाईक्यूज़ को, तो उससे आपको फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपको रिपीटेड थीम्स पता चल जाती हैं। दूसरी बात, आपको ये पता चल जाती है कि यूपीएससी का माइंडसेट क्या है, जो एग्ज़ामिनर है वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, क्या देखना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यूजुअली एक पैटर्न रिकग्नाइज़ किया है जो बहुत सारे पीवाईक्यूज़ मैंने सॉल्व करके किया है, कि आउट ऑफ 100 टाइम्स 99 टाइम्स यही था कि अगर यूपीएससी 5 स्टेटमेंट्स पूछती है तो उसमें आंसर 3 होता है। ये मतलब ये कोई गेस वर्क नहीं है। ये मोस्टली मतलब मैंने पूरा अच्छे से सारे पीवाईक्यूज़ सॉल्व करके तब मुझे लगा कि ये हैं, ये इसका आंसर ये होना चाहिए, 5 का आंसर 3 होना चाहिए। तो इससे आपका जो वो जो इंटेलिजेंट गेस वर्क है वो बढ़ जाता है, जिससे आपको प्रीलिम्स क्रैक करने में हेल्प होती है। फिर आते हैं दूसरे सेगमेंट पे। दूसरा सेगमेंट है सीसैट। तो अब सीसैट, जैसे मैंने बताया कि 2023 में मैं सीसैट में फेल हो गया था। उसकी वजह से मेरा मतलब जीएस तो क्लियर हो गया था, बट सीसैट क्लियर नहीं हुआ, तो मेरा प्रीलिम्स रह गया। तो अब सीसैट के बारे में हम बात करते हैं। तो सीसैट के बारे में जो मेरी स्ट्रैटेजी सीसैट को लेकर रही वो ये थी कि सीसैट में पहले 45 से 50 मिनट्स तक मैं अब सारे के सारे आरसीज जो हैं उनको सॉल्व कर लूँगा। सारे आरसीज उनको सॉल्व कर लूँगा। यूपीएससी यूजुअली 27 से 30 के बीच में आरसीज पूछती हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछती हैं। तो मैं उनको कंप्लीट कर लूँगा। कोशिश करूँगा कि अगर 27 है तो 27 के 27 ही अटेम्प्ट कर लूँ, और अगर कोई डिफिकल्ट है जिसका मुझे लगता है कि आंसर मुझे नहीं आता है तो मे बी मैं उसको छोड़ दूँगा, बट एक्यूरेसी अपनी बढ़ाने की कोशिश करूँगा। फिर आते हैं, फिर मैं लूँगा 5 मिनट। 5 मिनट लेने का रैशनल ये है कि मैं सारे जो बबल्स हैं वो भर लूँगा जो मेरे आरसीज़ को लेकर थे। अब ऐसे करके मेरे, अगर मैंने 45 मिनट्स में आरसीज़ किए, 5 मिनट में मैंने बबल भरे, तो मेरे पास बच गया अब 1 घंटा 10 मिनट। अब इन 1 घंटे 10 मिनट में मैं 10 मिनट लूँगा और सारे के सारे क्वेश्चन से गो थ्रू करूँगा। उसमें क्वेश्चंस कुछ ऐसे भी होंगे जो बहुत ज़्यादा डूएबल हैं, ईज़ी हैं, जैसे पैटर्न वाले क्वेश्चंस होते हैं, या फिर सिंपल जो हैं क्या कहते हैं आपको, नंबर सिस्टम के सिंपल क्वेश्चंस जो होते हैं, जो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, फ़ौरन कर सकते हैं, देखते ही आप उसको कर सकते हैं। तो मैं पहले उन क्वेश्चंस को रिकग्नाइज करूंगा और 1 मार्क कर लूंगा उनके सामने कि ये तो इंस्टेंटली मैं कर सकता हूँ, जैसे क्लॉक वाला क्वेश्चन है, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, या फिर आपने पैटर्न वाले क्वेश्चन है। और फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डुएबल हैं, जो आप कर सकते हैं, बट उनमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, उनको मैं 2 मार्क कर लूंगा। और फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको मुझे करना ही नहीं है, तो उनके आगे मैं क्रॉस लगा दूंगा। ऐसे करके मैं कोशिश करूंगा कि मैं एटलीस्ट 50 से 52 के आसपास क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लूँ। अगर आपने 50 से 52 के आसपास क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए क्लियर करना सीसैट। फिर आपको सीसैट में कोई नहीं रोक पाता। मोस्टली सीसैट में प्रॉब्लम ये होती है कि जो हमारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होते हैं वो कम होते हैं। तो जैसे मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी कि मैं 40, 44, 45 के आसपास ही क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर पाता था। वो मुझे लगता है कि गलत स्ट्रैटेजी है। तो आपको एटलीस्ट 50, 52 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं सीसैट में।
अब सीसैट में भी अगर आपको तैयारी करनी है तो सीसैट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हो जाते हैं फिर से। तो आप वो बुक ले सकते हैं सीसैट की, स्टडी आईक्यू की एक बुक आती है जिसके अंदर आपको सीसैट के सारे पीवाईक्यूज मिल जाते हैं। उसमें मैं क्या करता था कि प्रीलिम से पहले, जैसे अभी 2 महीने बचे हैं प्रीलिम्स के लिए, तो मैं 15 आरसीज रोज़ लगाऊंगा और अपनी एक्यूरेसी चेक करूंगा कि 15 में से कोशिश करूंगा कि मेरे 13 जो है आरसीज ठीक होने चाहिए। और उसके बाद जो बाकी नेक्स्ट मेरा जो पार्ट आता है वो हमारे नेक्स्ट पार्ट है, वो है अपना ये मैथ्स वाले, ठीक है, एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन जो होते हैं। उसमें से भी फिर वही है कि पीवाईक्यूज मैं सॉल्व करूंगा, मैं देखूंगा मेरा फोटे क्या है, मैं किस एरिया में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, क्या वो नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चंस हैं, क्या वो सीरीज़ वाले क्वेश्चंस हैं, या फिर वो डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस हैं। तो मैं देखूंगा कि मेरे लिए मेरी स्ट्रेंथ कहाँ लाई करती है और मैं एग्जाम में कोशिश करूंगा कि मैं उन्हीं एरियाज़ में जाऊँ और उनको ही कवर करूँ, क्योंकि सीसैट में हमें बस क्वालिफाई करना है, हमें सीसैट में 200 नंबर नहीं लाने हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने मेंस जिसमें एसए, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 ऑप्शनल की तैयारी कैसे की? ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एड्रेस करते हैं मेंस के एसए, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 और जीएस 4 को। ऑप्शनल वाले के बाद हम बाद में चलेंगे। तो सबसे पहले आता है पेपर एसए का। देखिए एसए का जो पेपर है वो मुझे लगता है कि वहाँ पर आपको जो पिछली बार, अगर लास्ट ईयर के बारे में बात करूँ, तो मैंने जब एसए लिखा था तो 2024 में मुझे एसए में सिर्फ 100 मार्क्स मिले थे, बट इस बार मुझे एसए में 123 मार्क्स मिले। तो मैंने एसए में क्या क्या चेंजेस किए जिससे मुझे लगता है कि ये मार्क्स मुझे मिले हैं। सबसे पहले तो मैंने पहले कोई ऐसे में लिख कर नहीं गया था, 2024 के मेंस में मैं कोई ऐसे ढंग से लिख कर नहीं गया था। इस बार मैंने ऐसे के 8 ऐसे लिखे, 4 ऐसे के पेपर लिखे और उनको इवालुएट करवाया। दूसरी चीज़ जो मैंने की थी वो ये है कि मैंने सारे ऐसे के पीवाईक्यूज निकाल लिए थे और उसमें से थीम्स देख ली थी कि यूपीएससी कौन सी थीम्स हैं जिन पे रिपीटेडली यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, जैसे विमेन एम्पावरमेंट है या फिर एजुकेशन है। तो इन तरीके के क्वेश्चन जो है यूपीएससी पूछता रहता है। तो यहाँ पर मैंने जो है ऐसे में, क्योंकि अगर यूपीएससी फिलोसफिकल ऐसे पूछ रहा है तो यूपीएससी आपसे फिलोसफी जानना चाहती है, आपको उस फिलोसफिकल ऐसे में फिलोसफी लिखनी पड़ेगी, फिलोसफर्स के बारे में लिखना पड़ेगा। ये बात मुझे रियलाइज़ हुई इस वाले पेपर में और मैंने उसको लिखा और इट पेड ऑफ। तो उसके अराउंड जो भी स्कीम्स हैं, उसके अराउंड जो भी फ़िलासफ़ी है, कुछ फ़िलासफ़र ने क्या कहा है, एजुकेशन के अराउंड क्या कहा है, विमेन एम्पावरमेंट के अराउंड क्या कहा है, ये सब जो है वो सब मैंने सारी ब्रॉडली थीम्स जो भी कुछ 15 से 20 थीम्स बन गई थी उनके अराउंड, जैसे हैप्पीनेस एक थीम हो गई, ठीक है, फिर बाकी तो मैंने आपको बात ही करी एजुकेशन, विमेन, तो ऐसे पूरी एक थीम की लिस्ट मैंने बना ली थी और उस लिस्ट से मैंने एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया था जिसमें मैंने लिखा था कि फ़िलासफ़ी इससे रिलेटेड क्या हो सकती है, कौन से फ़िलासफ़र हैं, थिंकर्स क्या मैं डाल सकता हूँ, क्या गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही हैं, और ये सारी चीज़ें मैंने उसके अंदर ऐड की। दूसरी बात, मैंने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे काम किया। तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे काम करने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने कंक्लूजन के लिए मोस्टली पोएम रखी। तो इस बार क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉर चल रही थी, जैसे ईरान और इज़राइल की 11 डेज़ वॉर हुई थी और ऑपरेशन सिंदूर था, तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा था कि वॉर के ऊपर एक ऐसे आ सकता है। तो जब वॉर के ऊपर एक ऐसे आ सकता है तो मैंने एक एनेक्डोट तैयार कर लिया था कि जब अगर वॉर के ऊपर ऐसे आएगा तो मैं क्या एनेक्डोट उसमें लिखूँगा। तो मैंने एक एनेक्डोट लिखा था जो एक रियल लाइफ इंसिडेंट के बेस पे था कि एक डॉक्टर थे गाज़ा में, और वो हॉस्पिटल में, अल-शिफ़ा हॉस्पिटल में वो काम करते थे, और फिर वहाँ पर जब अल-शिफ़ा हॉस्पिटल के अराउंड जो है फिर बॉम्बार्डमेंट हुई, क्या हुआ और ये सब, उससे रिलेटेड मैंने एनेक्डोट लिखा था। और फिर पोएम में मैंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम थी, उसको मैंने कोट किया था। तो इसी तरीके से आप एनेक्डोट और आप कंक्लूजन्स जो हैं तैयार कर लीजिए। दूसरी बात, आप करंट के टच में रहिए। न्यूज़पेपर तो आप रोज़ पढ़ते होंगे, आपको पता है ब्रॉडली कि क्या-क्या चीज़ें न्यूज़ में चल रही हैं। तो आप उसके अराउंड रहिए और आप देखिए कि क्या यूपीएससी से एसए के लिए कुछ पूछ सकता है। हम जीएस 1 और जीएस 2 के लिए तो देखते हैं, हम सारे जीएस सब्जेक्ट्स के लिए, ऑप्शनल के लिए देखते हैं, हम एसए के लिए भी सोच सकते हैं कि क्या यूपीएससी एसए का कोई थीम इससे पूछ सकता है। और अगर आपको कोई अच्छा एनेक्डोट मिलता है, आपको कोई अच्छा कंक्लूजन मिलता है, तो आप उसको डेफिनिटली अपने लिए एसए के लिए रखिए। दूसरी बात यह है कि आप ऐसे को मल्टी डायमेंशनल बना सकते हैं। एक तो हम पेस्टल अप्रोच है, ट्रेडिशनल पेस्टल अप्रोच जो हम यूज़ करते हैं, बट मैं पेस्टल अप्रोच नहीं यूज़ करता था, मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ऐसे को लिखने की कोशिश करता था। तो मैं ब्रॉडली जो ऐसे की थीम्स हैं उनको डिफरेंट क्वेश्चंस में तोड़ लेता था और फिर उन क्वेश्चंस को एड्रेस करता था, आंसर उनको लिखता था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जीएस 1। तो अब जीएस 1 के बारे में बात करते हैं। तो जीएस 1 जैसे सिलेबस है यूपीएससी का, आपके पास मतलब डिटेल यूपीएससी अपना सिलेबस निकालती है हर नोटिफिकेशन में, वो आपको देखना है।
उसके बाद इसमें ब्रॉडली अगर टॉपिक्स हम कवर करते हैं तो एक तो हमारे पास हिस्ट्री आती है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर है, वर्ल्ड हिस्ट्री इसमें अलग है जो हम प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ते हैं, वो हम स्पेसिफिकली मेंस के लिए ही पढ़ते हैं, सोसाइटी है और ज्योग्राफी है। तो GS1 में आप जो है फोकस करिए कि आंसर राइटिंग आप किस तरीके से करेंगे, क्योंकि यूपीएससी जो है इट इज़ अ गेम ऑफ स्ट्रैटेजी। तो यूपीएससी ने डेलिबरेटली क्वेश्चंस को इस तरीके से फ्रेम किया है, इस तरीके से अरेंज किया है कि जब आप जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें आपको सोचना पड़ेगा, वो यूपीएससी ने डेलिबरेटली लास्ट में रखे हैं। जैसे मुझे लगता है सोसाइटी वाले क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें आप रोट लर्निंग के थ्रू नहीं जा सकते आप, क्योंकि वो बहुत डायनामिक एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं और डेलिबरेटली यूपीएससी उनको लास्ट में रखती है। आप कोई भी ईयर का पेपर उठाइए, उसमें आप देखिए कि GS1 में आप देखना कि 18, 19, 20 क्वेश्चन सोसाइटी से होते हैं, ऐसे 8, 9, 10 क्वेश्चन सोसाइटी से होते हैं। तो अब जब मैंने 2024 में अपना पेपर सॉल्व किया, पेपर अटेम्प्ट किया था, तो मैं इन क्वेश्चंस को ढंग से एड्रेस नहीं कर पाया था, क्योंकि मैंने वही कन्वेंशनल तरीके से पहले 15 मार्कर्स एड्रेस किए, फिर 10 मार्कर्स एड्रेस किए, वो नहीं हो पाया। उसके अलावा मैंने इस बार क्या किया, इस बार मैंने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। तो पहले मैंने सोसाइटी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, उसके बाद जैसे मैंने सोसाइटी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, मतलब पहले मैंने 18, 19, 20 को अटेम्प्ट किया, फिर मैंने 8, 9, 10 को अटेम्प्ट किया। क्योंकि जो हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस हैं, वो हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस तो उसके अंदर आपको एज नहीं मिल सकता, क्योंकि सब ने पढ़ा होगा। जैसे इस बार इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला क्वेश्चन आया था, तो हर किसी ने इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला क्वेश्चन पढ़ा होगा, सबको जानते होंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्किटेक्चर क्या है। तो उसमें आपको एज नहीं मिलेगा। उसमें अगर आपने उसको ढंग से पढ़ा हुआ है तो आप उसको 3 मिनट में, 4 मिनट में भी कर सकते हो। अगर सोसाइटी के क्वेश्चंस को आपको अच्छे से सोच के लिखना पड़ेगा। अदर देन दैट डायग्राम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली हैं इस वाले सेगमेंट में। खासकर अगर हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर का कोई क्वेश्चन है, तो आप जो है आप मैप बनाइए, डायनेस्टी का मैप बनाइए। टेम्पल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप जैसे अपना नागरा स्टाइल या द्रविडियन स्टाइल टेम्पल है, आप टेम्पल का एक डायग्राम बनाइए। उसके अलावा आपके जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं, उसमें भी डायग्राम का बहुत ज़्यादा स्कोप रहता है, आप उसमें भी डायग्राम्स बनाइए। फिर वैल्यू एडिशन के लिए आप जो है न्यूज़पेपर से, आप न्यूज़पेपर जब पढ़ते हैं तो आप उसके लिए वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम जो आपके ये पीटी है, पीटी 365, आप उसको बहुत अच्छे से रेफर कर सकते हैं, खासकर आर्ट एंड कल्चर के वैल्यू एडिशन के लिए। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर मे बी प्रीलिम्स के लिए वो इतनी ज़्यादा रेलेवेंट ना हो, बट मेंस के लिए आप उससे बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स उठा सकते हैं और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि प्रीलिम्स में तो यू आर बाउंड कि यूपीएससी ने जो आपको पूछा, आपको उसका ही एड्रेस करना है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको कुछ लिखना तो नहीं है। बट व्हेन इट इज़ अ सब्जेक्टिव पेपर, तो वहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, आप एग्जामिनर को दिखा सकते हैं कि आप कितने ज़्यादा क्रिएटिव हैं। फिर हम बात करते हैं GS2 की। तो GS2 जो है, GS2, अब GS2 के लिए मैंने क्या रेफ़र किया, मोस्टली GS2 अगर हम ब्रॉडली सिलेबस देखें तो एक तो पॉलिटी का पार्ट आता है, दूसरा सोशल जस्टिस आता है, उसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस आता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जैसे GS2 में इसकी पॉलिटी की। ठीक है, सो पॉलिटी की बात करते हैं। तो पॉलिटी के लिए मैंने सबसे पहले तो एक तो लक्ष्मीकांत है ही, लक्ष्मीकांत को अगर आप पढ़ लेते हैं, फाउंडेशनल अगर आप अच्छे से लक्ष्मीकांत को ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाता है, आपको समझ आ जाता है कि आपको क्या करना है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी पूछता है, जो आपके एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड या फंक्शनरी से रिलेटेड होते हैं, वो डायरेक्टली आप लक्ष्मीकांत से उठा सकते हैं। अब आपको इसमें वैल्यू एडिशन करना है, उसको सप्लीमेंट करना है। तो मैंने क्या किया था कि पीडब्ल्यू की एक बुकलेट आती है जिसके अंदर सारे जजमेंट्स हैं। तो आप वो सारे जजमेंट्स जो हैं वहाँ से आप वो बुकलेट ले सकते हैं, उसमें आपको डिफरेंट जजमेंट्स मिल जाएंगे और आप अलग अलग पॉलिटी के क्वेश्चन में जहाँ पर भी रेलिवेंट हो आप जजमेंट्स को लिख सकते हैं। एट द सेम टाइम क्या है कि आप PT 365 को मतलब मेंस 365 को रेफर करें, वो बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चन ना उससे पूछता है, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं करंट से। सो इन केस अगर आपका जैसे मेंस 365 है और वो आपका रेलेवेंट है, क्योंकि करंट से जब क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसको कोट कर सकते हैं, एट द सेम टाइम आपको उसमें बहुत सारा वैल्यू एडेड मटेरियल मिल जाता है। उसके बाद आतिश माथुर सर के इस बार इनिशिएटिव था पॉलिटी से रिलेटेड, तो वो भी मैंने जो है उसको भी रेफ़र किया था। नेक्स्ट जो है वो है हमारा सोशल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस के लिए मैंने विजन के नोट्स को रेफ़र किया था, पर एट द सेम टाइम मैंने उसको वैल्यू एडिशन किया था बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज से, जैसे नेक्स्ट आइस यूज़ किया था, पीडब्ल्यू यूज़ किया था, मिनिस्ट्रीज़ की रिपोर्ट्स वगैरह को यूज़ किया था। फिर है इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए एक तो मतलब मेंस 365 तो कांस्टेंट है हर पेपर में, वो तो मैंने हर एक पेपर में यूज़ किया है। और उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट यूज़ किया था वो वसीम अहमद, जो कि टॉपर थे आई गेस 2022 या 23 के,
उनके मैंने नोट्स को रेफ़र किया था। एट द सेम टाइम मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में भी जो इंडिया और कोई इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ इन न्यूज़ हैं, उनके जो रिलेशनशिप्स हैं, उनसे रिलेटेड मैंने नोट्स बनाए थे। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने की थी वो ये की थी कि मैंने स्कॉलर्स को एड्रेस किया था इंटरनेशनल रिलेशंस में, खासकर जैसे सुहासिनी हैदर जी हैं या फिर ऑनरेबल एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं जयशंकर सर। तो मैंने उन सब के बारे में उनके कुछ कोट्स लिखे थे किसी पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड। और यहाँ पर भी जो पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी थी वो मेरी यही थी कि सबसे पहले जाकर मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस को एड्रेस किया और उसके बाद फिर मैं बाकी क्वेश्चंस की तरफ गया। फिर GS3 के बारे में हम बात करते हैं। तो GS3 के बारे में GS3 में जैसे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, वो है इकोनॉमी, फिर है एग्रीकल्चर, दूसरा आपका इन्वायरमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले अगर इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं तो इकोनॉमी के लिए मैंने अपने वही विजन के जो मेरे क्लासरूम नोट्स थे, वो फाउंडेशन, मतलब मैंने फाउंडेशन कोर्स नहीं किया विजन से, बट मेरे पास फाउंडेशन कोर्स के नोट्स थे, तो मैंने उसको यूज़ किया। उसके बाद जब मैंने इसको यूज़ किया तो उसने मुझे एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव दे दिया। अब सिर्फ बात थी वैल्यू एडिशन की, तो वैल्यू एडिशन पीटी से वैल्यू एडिशन हो जाती है। उसके अलावा साइंस एंड टेक के लिए पीटी 365 या मेंस 365 आप यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। सिनॉप्सिस आईएएस के मेरे पास नोट्स है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, मैंने उनको भी रेफ़र किया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो सेगमेंट है वो है एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के लिए आप पीटी को रेफ़र कर सकते हैं और आंसर राइटिंग इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए मैंने पीडब्ल्यू के मटीरियल को यूज़ किया था। ठीक है, अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पार्ट सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि GS3 में है, वो है आंसर राइटिंग। तो अगर आप अच्छे से आंसर राइटिंग करेंगे, आप ब्रॉडली सारे के सारे डायमेंशंस को एड्रेस करेंगे, आप जो इंटरनल डिमांड्स हैं उनको भी मीट करेंगे, तो उस केस में आपको GS3 में बहुत अच्छा स्कोर मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इस बार क्या किया था, मैंने इस बार ये किया था कि माने कि कोई क्वेश्चन आया था रिलेटेड टू नैनो टेक्नोलॉजी पर से, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया, तो मैंने उस क्वेश्चन को तो एड्रेस किया, बट एट द सेम टाइम मैंने वैल्यू एडेड मटेरियल भी एड्रेस किया, जिसमें मैंने वर्टिकल्स बनाए। वर्टिकल्स जैसे मैंने बनाए, वर्टिकल्स में मैंने लिखा कि कोई रिकमेंडेशन किस कमेटी की क्या है। उसके अलावा मैंने ये लिखा कि आप क्या कहते हैं, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या हैं, और उसके अलावा कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। तो ये सब तीनों चीज़ें मैंने उसमें लिखी, मतलब ऑल इन ऑल मैंने सब कुछ एड्रेस करने की कोशिश की। अब बजट और इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दोनों प्रीलिम्स और मेंस दोनों में बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इन केस आप ऑब्वियसली आप पूरे बजट को नहीं पढ़ सकते और इकोनॉमिक सर्वे को नहीं पढ़ सकते, अगर इन केस आप पढ़ते भी हो, जैसे मैंने तो नहीं पढ़ा, बट मैं उनको रिटेन नहीं कर पाऊंगा, मैं उनको बार बार रिवाइज नहीं कर पाऊंगा। तो उस केस में मैं क्या करता था, मैं विजन की जो आती है समरी, या किसी भी इंस्टीट्यूशन की आप ले सकते हैं, मैं विजन की समरी को रेफ़र करता था, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन इसमें पूछा था किसी ने कि लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम के लिए सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है या नहीं। नहीं, सारे चैप्टर्स लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम में सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं हैं, बट आपको पढ़ना कवर टू कवर है। ठीक है, जब आप उनको कवर टू कवर पढ़ लोगे, अच्छे से पढ़ लोगे, तो आपको एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। तो आपको ये ज़रूर पढ़ना है कि आप जो अगर आप अभी बिगनर हैं, आप 27 में अटेम्प्ट देने वाले हैं, आपने अभी लक्ष्मीकांत उठाई है, आपको पॉलिटी के बारे में ज़्यादा नहीं पता, तो आप कवर टू कवर उनको पढ़ें। बट एट द सेम टाइम यू नेवर नो यूपीएससी कौन से पार्ट से क्या क्वेश्चन पूछ ले। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस बार ज्योग्राफी में यूपीएससी ने एक बहुत स्टैटिक क्वेश्चन पूछा था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से रिलेटेड। तो इन केस अब वो कितने सालों से, 10 साल, 15 साल, 20 साल से यूपीएससी ने पूछा ही नहीं, तो वो हम छोड़ के चले जाते। अगर हम छोड़ के चले जाते तो हमें पता ही नहीं होता और वहाँ पर हम 2 मार्क्स लूज़ कर देते, जो कि बहुत ईजी है, लो हैंगिंग फ्रूट है। तो आप उनको कवर टू कवर पढ़िए, बट सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं हैं। कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है वो आपको पीवाईक्यू एनालिसिस से पता चल जाएंगे। और उसके बाद हम बात करते हैं GS4 की। तो GS4 पेपर है ये एथिक्स का। तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ पर किया वो यही था कि मैंने मुदित जैन सर जो हैं उनके क्लासेस मैंने ली थी एथिक्स के लिए। उनकी क्लासेस जब मैंने रेफ़र की थी तो वो साथ में नोट्स भी देते हैं, तो मतलब उनके नोट्स के अलावा मैंने वैल्यू एडिशन किया बहुत ज़्यादा अलग अलग सोर्सेज से। मोस्टली मैंने न्यूज़पेपर को यूज़ किया वैल्यू एडिशन करने के लिए। उसके अलावा विजन का भी एक डॉक्यूमेंट आता है, उसको भी यूज़ किया, और पीडब्ल्यू का एक डॉक्यूमेंट है, उसको भी यूज़ किया। इन सबको यूज़ किया वैल्यू एडिशन के लिए। और दृष्टि की एक बुक आती है, उसको भी मैंने यूज़ करा इसमें वैल्यू ऐड करने के लिए। और फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर होता है आंसर राइटिंग, कि आप आंसर राइटिंग करना बहुत ज़्यादा, क्योंकि पेपर कंप्लीशन इटसेल्फ बिकम्स अ टास्क जबकि GS4 जब आपका पेपर होता है, क्योंकि इतना लेंथी पेपर है
और एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, तो उसमें आपको पेपर कंप्लीट करना है, अच्छा लिखना है और आपको दूसरों से एज भी लेना है। तो आप इसमें ये कोशिश कर सकते हैं कि आप जो है डायग्राम बनाएं। GS4 में आप हर एक क्वेश्चन के लिए आप हर एक डायमेंशन के लिए एक डायग्राम ले सकते हैं। दूसरी बात, आप जो है अलग यूनिक एग्जांपल्स लें, कोई क्लीशेड एग्जांपल्स ना लें। तो जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ, तो या फिर तो अब क्या होता है कि जब जब इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ता हूँ, तो उसके अंदर आते हैं कभी एक्सेलेंस अवार्ड्स आते हैं, तो आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। जब आप उनको रेफ़र करेंगे तो आपको अलग अलग नए नए सिविल सर्वेंट्स के बारे में पता चलेगा, उनके आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में पता चलेगा, आप उनको लिख सकते हैं GS4 में, तो ये आपको एक एज देगा। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं ऑप्शनल के ऊपर। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज़ करें? मेरा ऑप्शनल था एंथ्रोपोलॉजी। ऑप्शनल सब्जेक्ट को कैसे चूज़ करना चाहिए? मुझे लगता है कि ये एक बहुत पर्सनल डिसीजन होता है, बट एट द सेम टाइम अब आप जाइए बाय द ट्रेंड, क्योंकि हमें ऑप्शनल में कोई PhD तो नहीं करनी है यहाँ पर। ठीक है, आपको ऑप्शनल का होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है, आपको एक बहुत अच्छा होल्ड होना ज़रूरी है ऑप्शनल पे, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं ऑप्शनल में। तो एक ऐसे देखिए ऑप्शनल के, विच ऑप्शन इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, secondly which option is interesting, and thirdly which option is scoring। तो ये तीन चीज़ें आप जो है उनको आप कंसिड्रेशन में ले सकते हैं। मैंने एंथ्रोपोलॉजी क्यों चूज़ किया? मेरा बैकग्राउंड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, बट मैंने एंथ्रोपोलॉजी को इसलिए चूज़ किया कि क्योंकि एक तो मैं फाइनल ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तब था जब मुझे ऑप्शन ऐसे चूज़ करना था। दूसरी बात, मुझे एंथ्रोपोलॉजी के बारे में पता ही नहीं था कि एंथ्रोपोलॉजी नाम का कोई ऑप्शन होता भी है, एंथ्रोपोलॉजी कोई सब्जेक्ट होता भी है, बिफोर कमिंग इनटू दिस एग्जाम। एंड व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट इट, आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। तो मुझे लगा कि दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू, बिकॉज आई हैव बीन डूइंग साइंसेज सिंस स्कूल से 10th स्टैंडर्ड के बाद से आई हैव बीन इन साइंस ओनली। तो मुझे लगा कि दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू एंड इट विल हेल्प मी इन अदर पार्ट्स ऑफ द एग्जाम इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल जैसे GS1 में ट्राइब्स वगैरह के पार्ट में, सोसाइटी के पार्ट में, इट कैन बी ऑफ हेल्प, राइट। सो इफ़ आई टॉक अबाउट ऑप्शनल के सिलेबस के बारे में ब्रीफली, तो ऑप्शनल के सिलेबस के बारे में ऑप्शनल जो है 2 पेपर हैं एंथ्रोपोलॉजी के। जो पेपर 1 है एंथ्रोपोलॉजी का, दैट इंक्लूड्स योर थिंकर्स। उसके अलावा आपका इसके अंदर आर्कियोलॉजी आता है, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी आता है, सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी आता है, इंट्रोडक्शन टू एंथ्रोपोलॉजी आता है, और लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी आता है। फिर पेपर 2 जो एंथ्रोपोलॉजी का है वो है इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। सो दैट मोस्टली इंक्लूड्स योर ट्राइब्स, इंडियन थिंकर्स, इंडियन स्कॉलर्स, और आपके जो क्या कहते हैं उसको, आर्कियोलॉजी, इंडिया से रिलेटेड एंथ्रोपोलॉजिकल आर्कियोलॉजी, ये दोनों चीज़ें जो हैं इसके अंदर ब्रॉडली ऐसे आती हैं। फिर के ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी। सो आई टॉक अबाउट ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी नाउ। सो ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी जो मेरी रही थी वो ये है कि मैंने क्योंकि कहीं से फाउंडेशन कोर्स नहीं किया था ऑप्शनल के, बट मुझे लगता है कि अगर आप आपका बैकग्राउंड उस ऑप्शनल में नहीं है, एंड इफ़ यू थिंक दैट दैट कुड बी अ हिंड्रेंस, तो आप क्या करें कि आप फाउंडेशन कोर्स कहीं से कर लीजिए, या वीडियोस देख लीजिए, ऑनलाइन लेक्चर्स देख लीजिए, बट गेट अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट सब्जेक्ट। तो क्योंकि मुझे टाइम इसलिए लगा कि मैंने एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ा, बट मैंने प्लेनली उसको पढ़ा, आई वाज नॉट थिंकिंग लाइक एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो जब तक वो मैं ग्रेजुअली उसको मैंने डेवलप किया, ग्रेजुअली जब मैंने उसको डेवलप किया, तो तब मुझे समझ आया कि यार फाउंडेशन कोर्स जो है कर लेना चाहिए था, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। माई स्ट्रैटेजी फॉर ऑप्शनल वॉज दिस कि मैंने जो है सबसे पहले अपने नोट्स प्रिपेयर किए ऑप्शनल के। मैंने पहले ब्रेन ट्री के मटेरियल को रेफर किया था, उसके बाद मैंने लेवल अप आईएएस के मटेरियल को रेफर किया, और फर्दर मैंने उनको वैल्यू एडिशन किया है इग्नू से, ईपीजी पाठशाला से, शिव तेजस सर का एस विद आइस है उससे, इन सब से मैंने वैल्यू एडिशन करा। और उसके बाद मेरे पीयर्स थे, जैसे मैं जामिया मिलिया इस्लामिया के RCA में हूँ, उसके पीयर्स को मैंने तो वहाँ पर मेरे पीयर्स थे, वो पीयर रिव्यू वहाँ पर किया, और उसके बाद आंसर राइटिंग पे फोकस किया। ये मेरी ब्रॉडली स्ट्रैटेजी रही थी। उसमें मैंने कोशिश की थी कि एंथ्रोपोलॉजी में मैं ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडीज़ लिखूँ, खासकर पेपर 2 में। तो मैं यही कोशिश करता था कि जहाँ पर भी एक 20 मार्कर है, तो उसमें एटलीस्ट 5 केस स्टडीज़ में लिखूँ जहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। और फिर क्वेश्चंस मैं उन एरिया से अटेम्प्ट करता था एंथ्रोपोलॉजी में जहाँ पर मार्क्स ज़्यादा आते हैं, जैसे कि आर्कियोलॉजी में मार्क्स अच्छे आते हैं, तो आर्कियोलॉजी से मैं अटेम्प्ट करता था, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी से अटेम्प्ट करता था, ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी से अटेम्प्ट करता था, एंड थ्योरी से अटेम्प्ट करता था, क्योंकि अगर आप थ्योरीज, एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज को आप अटेम्प्ट करते हो, तो आपको तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आपको कोर आता है, आपको अच्छे से एंथ्रोपोलॉजी पता है। ठीक है, ठीक है। आपने प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शन के लिए फॉलो किए हुए सोर्सेज वो मैंने आपको बता दिया। मेंस आंसर्स का फ्रेमवर्क ये भी बता दिया। मल्टी डायमेंशनल आंसर कैसे लिखें, आंसर पॉइंट वाइज लिखें या फ्लो डायग्राम
में लिखें आंसर राइटिंग पॉजिटिव अप्रोच कैसे प्रीलिम्स और इंटरव्यू। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि आंसर्स जो है वो हम पॉइंट्स में लिखें या फिर हम फ्लो डायग्राम में लिखें, तो मैं तो आंसर पॉइंट्स में लिखता था, पॉइंट्स में लिखता था। बट फ्लो डायग्राम तो आप बना सकते हैं वैल्यू एडिशन के लिए। फ्लो डायग्राम आपकी मेन बॉडी को एड्रेस नहीं करेगा, तो आप उसको यूज़ नहीं करिए अपनी मेन बॉडी को एड्रेस करने के लिए। अगर कोई हिडन डायमेंशन है, कोई इंट्रिंसिक डायमेंशन है, तो आप उसमें जो है अगर टाइम नहीं है तो आप फ्लो डायग्राम को यूज़ कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि बॉडी के लिए तो आपको पॉइंट्स में ही लिखना चाहिए, और वैल्यू एडिशन के लिए आप फ्लो डायग्राम को यूज़ कर सकते हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2024 में जब मैंने फ्लो डायग्राम्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया था इवन फॉर एड्रेसिंग जो मेन पार्ट है बॉडी का, तो तब मेरे मेंस में अराउंड 380 के आसपास मार्क्स आए थे, 380 378 के आसपास मार्क्स आए थे। और इस बार जब मैंने अपनी अप्रोच चेंज की, जिसमें मैंने फ्लो डायग्राम्स को सिर्फ वैल्यू एडिशन के लिए यूज़ किया और सब कुछ पॉइंट्स में लिखा और अच्छे से जो है मैंने होलिस्टिकली कवर किया, तो मेरे मेंस में मार्क्स बढ़ गए जीएस में, वो 378 से हो गए 421। तो इसके लिए मुझे लगता है कि एक तो ये वही जो मल्टी डायमेंशनल आंसर आपको लिखने हैं, तो मल्टी डायमेंशनल आंसर आपको कैसे लिख सकते हैं आप? देखें, आप जो है उसमें आप पेस्टल अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है विमेन एम्पावरमेंट के बारे में, तो अगर आपको विमेन एम्पावरमेंट के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा है, तो आपको विमेन एम्पावरमेंट में आपको विमेन एजुकेशन के बारे में बात करनी है, आपको उनकी हेल्थ के बारे में भी बात करनी है, आपको उनके एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, आपको सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में बात करनी है, सैनिटेशन के बारे में बात करनी है, आपको विमेन एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करनी है। तो आप होलिस्टिकली सारे डायमेंशंस को सोचिए। आप पेस्टल अप्रोच अपने दिमाग में रखिए कि विमेन, जैसे अगर विमेन एम्पावरमेंट है तो हम क्या नाम है पॉलिटिकल फ्रेमवर्क क्या कर सकते हैं विमेन एम्पावरमेंट के लिए, क्या हम उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हैं, या फिर हम विमेन के लिए सीट्स जो है वो रिजर्व कर सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट ने किया ही है। उसके बाद हम सोच सकते हैं कि एनवायरमेंटल फ्रंट पे कि विमेन जो है वो ज़्यादा इम्पैक्टेड हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो कहीं भी आज भी ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पर औरतों को दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए, तो वहाँ पर हम एनवायरमेंटल फ्रंट पे कैसे विमेन एम्पावरमेंट कर सकते हैं। जैसे जल सहेली एक पंचायत है, पानी पंचायत है, जल सहेली है बुंदेलखंड में, तो आप उनके इनिशिएटिव के बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप सोशल फ्रंट पे लिख सकते हैं कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, मैरिटल रेप को हम जो है लीगलाइज कर सकते हैं। उसके बाद क्या नाम है सोसाइटी में हम वुमेन को परसेप्शन बढ़ा सकते हैं कि वुमेन सेफ्टी जो है हम उसको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी वुमेन को प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर आप देखिए कि एजुकेशन में आप वुमेन को कैसे कर सकते हैं, लीगल फ्रंट में आप वुमेन को कैसे हेल्प कर सकते हैं। फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में आप देखें ग्लास सीलिंग को हम कैसे हटा सकते हैं, स्टेम में हम वुमेन के एम्पावरमेंट को या फिर पार्टिसिपेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, फिर स्किल डेवलपमेंट हम वुमेन का करवा सकते हैं। तो आप होलिस्टिकली सोचिए हर एक डायमेंशन के अराउंड कि आप कैसे वुमेन एम्पावरमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। उसके बाद यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस कैसे करें, पीवाईक्यू से क्वेश्चन थीम्स रिपीट होते हैं क्या? पीवाईक्यूज से क्वेश्चन थीम्स बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। पीवाईक्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज इज़ दी बाइबल। अगर आपको पीवाईक्यूज अगर आप नहीं करते हैं पीवाईक्यूज, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आपको टू एक्चुअली अंडरस्टैंड के प्रीलिम्स जो है, मतलब कि आपको इस एग्ज़ाम के साथ कैसे डील करना है। तो पीवाईक्यूज के जो थीम्स हैं वो रिपीट होते रहते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, प्रीलिम्स में अगर आप देखेंगे हर ऑल्टरनेट ईयर पे यूपीएससी क्या करती है कि वो इसमें प्रीलिम्स में आपसे पूछती है एसिड रेन के बारे में क्वेश्चन। तो यूपीएससी ने इस पिछले साल नहीं पूछा, इस साल बहुत ज़्यादा प्रॉबिलिटी है कि यूपीएससी जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछेगी एसिड रेन के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसी तरीके से अगर आप थीम्स देखेंगे तो कुछ थीम्स हैं जो यूपीएससी बार बार रिपीट करती है, तो वो आपको पीवाईक्यूज से ही पता चलेगा। और आपको थरो पीवाईक्यूज एनालिसिस करना चाहिए। प्रीलिम्स के लिए आप 45 ईयर्स के पीवाईक्यूज को आप एड्रेस करें। एक क्वेश्चन है, मैं पहले इसको ले लेता हूँ। Okay, sir, in the last 50 days before prelims, what should be the main focus? Should we prioritize mock or revision or of static subjects? Right. So, also how can we do smart revision in this limited time? ठीक है, तो देखिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस टाइम में कि आप जो है आप स्टैटिक सब्जेक्ट्स को रिवाइज़ करो।
स्टैटिक सब्जेक्ट्स आप बहुत अच्छे से, मतलब आपको एक ग्रिप होनी चाहिए स्टैटिक सब्जेक्ट्स के ऊपर, बहुत अच्छे से आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, बट एट द सेम टाइम आपको मॉक्स भी देने हैं। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस करो। बट मॉक अगर आप दे रहे हैं तो आप क्या करें, सबसे पहले तो दो तरीके के हो सकते हैं कि आप एक कोचिंग का मॉक लगा रहे हैं, दूसरा क्या है, PYQs है। PYQs में मैं ये कहूँगा कि आप 45 ईयर्स की PYQ की बुक ले लो और आप उस PYQ की बुक को आप मॉक की तरह वहाँ पर क्वेश्चंस को लगाओ, उसमें आप अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करो। उसके बाद आप एनालिसिस करो, डेफिनेटली करो, बट पहले क्या करो, आप 100 क्वेश्चंस उठाओ, 100 क्वेश्चंस को उठाने के बाद आप उनको लगाओ। जब आप उन्हें लगाओगे तो आप देखो कि आपकी एक्यूरेसी क्या है, आप अपनी एक्यूरेसी के ऊपर फोकस करो, क्योंकि आखिर में हमें किसी कोचिंग का जो है एग्ज़ाम नहीं निकालना है, हमें यूपीएससी का एग्ज़ाम निकालना है, तो हमें यूपीएससी के माइंडसेट के थ्रू जाना पड़ेगा। मॉक आप लगाओ, जैसे कोचिंग वगैरह का मॉक लगाओ, उससे आपका जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। दूसरी बात, आपको करंट अफेयर्स पे वैल्यू एडिशन वगैरह हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एट द सेम टाइम आप जो है PYQs को बिल्कुल भी इसमें प्रीलिम्स के लिए आप इग्नोर मत करो, PYQs को बहुत अच्छे से करो और स्टैटिक को बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करो, क्योंकि जो स्टैटिक क्वेश्चंस हैं वो आपको एज दिलाते हैं, वो आपका एग्जाम क्लियर करवाते हैं। तो आप उन स्टैटिक क्वेश्चंस को आप जो है गलत नहीं कर सकते एट एनी कॉस्ट। उसके लिए आपको स्टैटिक सोर्सेज को अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा। और ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं PYQs थीम्स रिपीट होते हैं क्या, बिल्कुल, जैसे मैंने बात कर ली। इंटरव्यू बोर्ड और इंटरव्यू पैनल के बारे में बताइए, इंटरव्यू ड्रेस कोड के बारे में, डैफ कैसे बनाएं, इंटरव्यू के लिए पर्सनालिटी कैसे डेवलप करें, इंटरव्यू टेस्ट की तैयारी कैसे की, अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, आपके इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे थे। ठीक है, तो अब इंटरव्यू के बारे में हम बात करते हैं। तो इंटरव्यू के बारे में जैसे मेरा इंटरव्यू था, इस बार क्या हुआ कि यूपीएससी ने इंटरव्यू जो है वो बहुत ज़्यादा इस बार जल्दी ले ली है। तो यूजुअली क्या करती है यूपीएससी, दो वीक्स तो देती थी इंटरव्यू स्केड्यूल निकालने से पहले और इंटरव्यू स्टार्ट होने से, ठीक है, तो दो दो वीक्स का टाइम होता था। इस बार यूपीएससी ने सिर्फ 4 दिन का टाइम दिया और 5वें दिन मेरा इंटरव्यू था। तो मेरा इंटरव्यू सिर्फ दूसरे दिन ही था, तो मुझे सिर्फ 5 दिन ही मिले इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू का पैनल जो, मतलब एक जनरल अगर मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर क्या होता है, तो यूजुअली ढोलपुर हाउस जो है, आप वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर आप जाते हैं तो आपका सिक्योरिटी चेक होता है, आप अंदर वॉच भी नहीं ले जा सकते, तो आप रिस्ट वॉच भी आपको बाहर ही उतारनी पड़ती है, आप उसको नहीं लेकर जा सकते। फिर आप अंदर जाते हैं तो देयर इज़ अ राउंड टेबल जहाँ पर आप होते हैं, आप का एक कोऑर्डिनेटर होता है जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं, और उनके अलावा 4-5 लोग आपके साथ होते हैं, यूजुअली 6 ऐसे लोग होते हैं जो सेम पैनल या सेम बोर्ड की तरफ जा रहे होते हैं। आपको नहीं पता होता कि आपको कौन सा बोर्ड मिलेगा अनटिल आप वहाँ पर, मतलब जब आपको उस रूम के बाहर लाकर बैठा देते हैं जहाँ पर आपका इंटरव्यू होना है। तो आपको नहीं पता कि आपका कौन कौन मेंबर है, और मतलब एज इन चेयरपर्सन कौन है, क्योंकि जो यूपीएससी के मेंबर्स होते हैं वही चेयरपर्सन होते हैं। तो आपको वो नहीं पता होगा कि आपका कौन जो है अभी चेयरपर्सन कौन है, वो आपको नहीं पता जब तक आपको उस रूम के बाहर ले जाके नहीं बैठा दिया गया। और जो अंदर पैनल में मेंबर्स हैं उनके बारे में तो आपको कुछ भी नहीं पता होगा, इवन आफ्टर कमिंग आउट ऑफ इंटरव्यू आपको तब भी नहीं पता होगा कि कौन है। चेयरपर्सन के बारे में यूजुअली पता होता है क्योंकि वो यूपीएससी के मेंबर ही होता है। तो मैं जब गया, मैं पहला ही था, आई वॉज द फर्स्ट वन टू गो। मैं जैसे जाके बैठा, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और उसके बाद आई वॉज द फर्स्ट वन टू गो एंड व्हेन आई वेंट इनसाइड, तो यूजुअली क्या होता है कि अंदर जाकर, अब जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे सिर्फ 5 दिन ही मिले थे, तो ऑब्वियसली आई वाज वेरी एंशियस, क्योंकि इट वाज सच अ बिग अपॉर्चुनिटी और इतनी हार्ड वर्क, इतनी मेहनत के बाद मैं वहाँ पर पहुँचा हूँ। और मुझे मतलब आई वांटेड द बेस्ट आउट ऑफ दिस इंटरव्यू, बट मुझे टाइम ही नहीं मिला प्रिपेयर करने के लिए। तो क्या हुआ कि मैं वहाँ गया और लास्ट टाइम 2024 में 9 दिसंबर को रिज़ल्ट आया था मेंस का और मेरा नहीं हुआ था। ठीक है, अब ये अगर इफ़ यू वांट टू टेक समथिंग आउट ऑफ दिस लाइफ, मुझे लगता है कि एक वन थिंग दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि रेजिलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ बिलीव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समबडी आज मी कि मुझे सेल्फ डाउट था, डेफिनेटली था, हर किसी को होता है। तो बट वन थिंग दैट आई थिंक आप इससे सीख सकते हैं वो यही है कि जब 9 दिसंबर 2025, मतलब एज इन 9 दिसंबर 2024 को आया मेंस का रिजल्ट और मेरा नहीं हुआ था, मुझे लगा कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, आई नेवर बी एबल टू रिकूप फ्रॉम दिस, मेरे लिए तो मतलब अब ख़त्म हो गई मेरी जर्नी। बट कोइंसिडेंटली इसी बार 9 दिसंबर 2025 को मेरा इंटरव्यू था। तो 1 साल पहले मुझे लग रहा था कि यार मैं कभी वहाँ पहुँच ही नहीं पाऊँगा। और उस साल
एक साल के बाद, एग्जैक्टली एक साल के बाद, उसी दिन 9 दिसंबर को मेरा इंटरव्यू था। एंड आई इवन टोल्ड दिस टू द बोर्ड मेंबर के मैम आज जो है पिछले साल आज रिजल्ट आया था मेंस का और मेरा नहीं हुआ था, और आज जो है मैं आप इस कन्वर्जेशन में आई एम सिटिंग विद यू एंड हैविंग दिस कन्वर्जेशन, सो इट फील्स लाइक यू नो लाइफ हैज़ कम फुल सर्कल। सो इट वॉज़ अ वेरी सरियल मोमेंट फॉर मी उस टाइम पे। तब मुझे ऐसा लग रहा था कि उससे पहले तो मुझे लग रहा था कि यार मेरा अटैम्प्ट गया, क्योंकि मुझे 5 ही दिन मिले इंटरव्यू में, शायद मेरा सिलेक्शन भी ना हो। एंड फिर उस टाइम मुझे लगा कि नो, इट इज़ बेसिकली द साइन फ्रॉम द ऑलमाइटी कि शायद दिस इज़ माई अटैम्प्ट एंड आई एम गोइंग टू मेक इट। सो यू हैव टू हैव बिलीव इन योर सेल्फ, यू हैव टू हैव फेथ इन योर सेल्फ कि आप कर लोगे। अगर आप इस जर्नी में आए हो तो आपको ऊपर वाले ने शायद आपके लिए कुछ अच्छा सोचा है, तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को कंसिड्रेशन में लो। और आप सेल्फ डाउट तो आएंगे, वो सबको आते हैं, एंड मोमेंट तक आते हैं, लिस्ट में नाम जब तक आप अपना देख नहीं लेते तब तक आते रहते हैं। तो उसमें आपको नहीं पढ़ना है, सेल्फ डाउट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, बट हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड बी कंसिस्टेंट। अच्छी चीज़ें ऑब्वियसली विल हैपन। इंटरव्यू का ड्रेस कोड क्या होता है? इंटरव्यू का ड्रेस कोड यूजुअली फॉर्मल होता है, तो मैंने फॉर्मल ग्रे सूट पहना हुआ था। यूजुअली गर्मी जब होती है तो शायद लोग जो है वो ब्लेज़र नहीं पहनते हैं, बट मैंने ग्रे सूट पहना था। आप कोई भी फॉर्मल कलर जो है आप चूज़ कर सकते हैं अपने सूट का, और उसके साथ टाई। और फीमेल्स जो है वो यूजुअली साड़ी पहनती हैं। इंटरव्यू, ओके, मैंने इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट की तैयारी कैसे की? तो अब क्या, जब मेंस का रिज़ल्ट आया था तो मुझे क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, तो लोगों ने कहा था कि यूजुअली जब आप दिल्ली से होते हैं तो आपका इंटरव्यू जल्दी हो जाता है। तो आई हैड स्टार्टेड, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर ही इंटरव्यू दिया था फॉरेस्ट सर्विस का। 2024 में मैंने फॉरेस्ट सर्विस का इंटरव्यू दिया था, तो इसलिए मेरे कुछ बेसिक नोट्स तो तैयार थे, डाफ वगैरह के अराउंड थीम्स जो हैं वो तैयार थी। उसके अलावा मैं, जैसे मैंने कहा कि मैं जामिया मिलिया इस्लामिया के आरसीए में था, तो वहाँ पर मेरा एक पीयर ग्रुप था जो सब इंटरव्यू अपेयरिंग थे। तो हम साथ में बैठ के एक दूसरे के मॉक इंटरव्यू लेते थे, डैफ एनालिसिस में हेल्प करते थे। जो सीनियर्स हैं, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड लोग हैं, हम उनकी भी हेल्प जो है इसमें लेते थे। तो इसने इंटरव्यू की तैयारी में इनिशियल स्टेज में हेल्प की, और फिर उसके बाद जब स्केड्यूल आ गया तो फिर बस मैंने अपने उन्हीं नोट्स को रिवाइज़ किया, और 2 मॉक्स दिए। एक मैंने जामिया में ही दिया और दूसरा एक एचएससी है हमदर्द स्टडी सर्कल, वहाँ पर जाके दिया। ओके, आपके सर्विस प्रोफाइल के वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताइए। सर्विस प्रोफाइल जैसे, क्योंकि मेरी रैंक है 415, तो मैं आई कम फ्रॉम अनरिजर्व कैटेगरी, तो मुझे लगता है कि या तो मुझे IRS IT मिल जाएगी या फिर मुझे IRMS मिल जाएगी। तो दोनों के ही जो फील्ड ऑफ वर्क है वो अलग है, सर्विस प्रोफाइल अलग है। IRS IT जो है वो रेवेन्यू सर्विस है, इनकम टैक्स के साथ डील करती है, और जो IRMS है वो है इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, जिसमें मुझे लगता है कि मुझे IRTS जिसमें इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस मिल सकती है। तो वो मोस्टली जो है वो इंडियन रेलवे के लॉजिस्टिक्स के साथ डील करता है, जिसमें 2 पार्ट्स हैं, एक कमर्शियल है, एक पैसेंजर है। एंड नाउ दे बेसिकली एंड अप प्रमोट होते हैं, लास्ट में वो जाके मेंबर बन जाते हैं रेलवे बोर्ड के, और यहाँ पर आप प्रिंसिपल कमिश्नर बनते हैं IRS IT। दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रुप ए सर्विस है। यदि आपको फिर से UPSC देने का मौका मिले तो आप क्या करना नहीं चाहेंगे? मुझे लगता है कि स्ट्रेस मैं ज़्यादा नहीं लूँगा। अगर अगर जैसे क्वेश्चन है कि यदि आपको फिर से UPSC देने का मौका मिले तो आप क्या करना नहीं चाहेंगे? मुझे लगता है कि मैं स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना चाहूँगा। मैं कम स्ट्रेस लेके और थोड़े कम सेल्फ डाउट रख कर मैं उन चीज़ों के ऊपर कैपिटलाइज़ करना चाहूँगा जो मुझे लगता है मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, और जो मेरी वीकनेसेस हैं उनके ऊपर मैं काम करना चाहूँगा। टॉपर्स कॉपीज़ को कैसे एनालाइज़ करें? टॉपर्स कॉपीज़ को एनालाइज़ करना ज़रूरी है, बट आप उनको कम्प्लीटली आप उनको इमिटेट नहीं कर सकते। आपको ये देखना है कि आपका फ़ोटे क्या है, आप किस एरिया में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं लिखने में। आप उनसे डेफ़िनेटली वैल्यू एडिशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, डायग्राम्स वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि रिवॉर्ड क्या कर रही है यूपीएससी। क्या यूपीएससी आप ज़्यादा पॉइंट्स लिख रहे हैं उसको रिवॉर्ड कर रही है, या फिर आप बस टू द पॉइंट रह रहे हैं, कम पॉइंट्स लिख रहे हैं बट उनको अच्छे लिख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे सटीक आंसर लिख रहे हैं, उसको रिवॉर्ड कर रही है। तो वो आपको टॉपर कॉपी की एनालिसिस से पता चल जाएगा। खुद के नोट्स बनाएं या दूसरे के नोट्स पढ़ें? डेफिनेटली खुद के नोट्स बनाएं।
मतलब मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप स्टैंडर्ड सोर्सेज़ को जब पढ़ते हैं, स्टैटिक सोर्सेज़ को आप पढ़ते हैं, तो आप अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाएँ। ये इसके 2 फ़ायदे हैं मुझे, क्योंकि मुझे पर्सनली ये लगता है, किसी के लिए बा काम करता होगा कि वो दूसरों के नोट्स पढ़े। मुझे ये लगता है कि जब मैं अपने खुद के नोट्स बनाता हूँ, तो वो चीज़ मेरे साथ रह जाती है। वो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती है और मुझे समझ आ जाते हैं अपने नोट्स। मतलब एट टाइम्स ये होता है कि दूसरों के नोट्स समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मुझे अपने नोट्स समझ आ जाते हैं कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, क्या कनोटेशन है। तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है कि सिलेबस कैसे कवर करें, वो मैंने बता दिया। नोट्स पढ़ना चाहिए या टेक्स्ट बुक, बिल्कुल टेक्स्ट बुक्स पढ़ें और फिर उसके बाद आप नोट्स बनाएं। वैल्यू एडिशन कैसे करें वो मैंने बता दिया। एनसीईआरटी न्यू पढ़ें या ओल्ड, ये भी मैंने बता दिया। यूपीएससी की तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए, हाँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूपीएससी की जो है तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए। तो मैंने यूपीएससी की अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी जब मैं फाइनल ईयर कॉलेज में था। 2021 के एंड में मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी। तो तब फिर कुछ 6-7 महीने ही थे, फिर मैंने प्रीलिम्स दे दिया था। मगर वहाँ पर तब तक मेरा सिर्फ प्रीलिम्स ही प्रिपेयर हुआ था, मेंस नहीं हो पाया था। तो आप अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, मैं ये कहूँगा अपने खुद के एक्सपीरियंस से कि आप कॉलेज के बाद तैयारी शुरू करें या फिर कॉलेज के फाइनल ईयर में तैयारी शुरू करें, इन केस अगर आपको क्लैरिटी है कि दिस इज़ व्हाट यू वांट टू डू। पर एट द सेम टाइम एक वेल थॉट और एक वेल एनालाइज डिसीजन आप लीजिए कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, क्यों करनी है, कैसे करनी है, क्योंकि इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। जैसे अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मेरी फैमिली में कोई सिविल सर्विसेज में नहीं है। आई एम लाइक द फर्स्ट वन टू एंटर इनटू सिविल सर्विसेज। तो मेरे लिए इट वाज अ डिफरेंट गेम, क्योंकि मुझे समझने में थोड़ा टाइम लग गया कि एग्ज़ाम की डिमांड क्या है। तो हर किसी की सिचुएशन अलग हो सकती है, तो वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव डिसीजन है। तो आप अपने फाइनेंशियल बैकग्राउंड को, एकेडमिक बैकग्राउंड को और सब चीज़ों को आप देखकर एक वेल थॉट डिसीजन लीजिए कि आपको इसकी तैयारी करनी है और आपको कितने साल देने हैं, क्योंकि इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी एंड एग्ज़ाम जो है इट हैज़ बिकम वेरी डायनामिक। यूपीएससी की तैयारी के लिए कितने ईयर्स के करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें। करंट अफेयर्स जो है आप न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, ठीक है। अब तो जैसे प्रीलिम्स करीब आ गया है, तो अब डेली न्यूज़पेपर में आप नहीं टाइम दे सकते कि आप 2 घंटे दें। आप ब्रॉड थीम्स पढ़ते रहिए, न्यूज़पेपर में देखते रहिए क्या है, स्टे इन टच विद न्यूज़पेपर, क्योंकि मेंस में आपको वो बहुत हेल्प करेगा। करंट अफेयर्स के लिए मैं डेली एनालिसिस, एक तो विजन के डेली एनालिसिस पढ़ता था या फिर मैं पीटी 365 पढ़ता था। ये मैं न्यूज़पेपर के अलावा ये मेरे करंट के सोर्सेज थे। न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे निकालें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनिशियली जब न्यूज़पेपर में पढ़ना शुरू करता था तो 5 घंटे लग जाते थे, कि 4 घंटे 5 घंटे लग जाते थे। मैं हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ रहा होता था, क्योंकि मुझे क्लैरिटी नहीं थी, पता नहीं था। बट बाद में जब मुझे पता चला कि हाँ न्यूज़पेपर में मुझे क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो करनी है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो छोड़नी है। तो जैसे पॉलिटिकल न्यूज़ है, तो अगर पॉलिटिकल न्यूज़ है अब वो छोड़ दीजिए, यूपीएससी पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं पूछेगा, ठीक है। बट कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है आप उसको देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप उसको देखिए। फॉर एग्जांपल जैसे ईरान है, वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो पूरा ये मिडल ईस्ट न्यूज़ में है, ये वेस्ट एशिया न्यूज़ में है। तो आप इसको देखिए, आप इसके बारे में, इसके इम्प्लीकेशंस पढ़िए। जैसे अगर मैं एक टॉपिक आपको बताऊं कि ये जो वेस्ट एशिया वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर दिस ईयर्स प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। तो आप ये सबसे पहले तो आप ईरान को प्रीलिम्स के लिए आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, जो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आ सकता है। या तो यूपीएससी आपसे ये पूछेगा कि पर्शियन गल्फ के सराउंडिंग कंट्रीज़ कौन सी है, या फिर यूपीएससी आपसे ये पूछेगा कि ईरान के सराउंडिंग कंट्रीज़ कौन सी है, या फिर यूपीएससी आपसे ये भी पूछ सकता है कि न्यूक्लियर साइट्स जो है वो कौन सी हैं। या तो पर्टिकुलरली वो कहेगा कि ईरान में न्यूक्लियर साइट्स कौन सी हैं, या फिर यूपीएससी ये कहेगा कि ये न्यूक्लियर साइट्स हैं और कंट्रीज़ दे देगा, कि कंट्रीज़ मैच करेगा कि यूक्रेन की न्यूक्लियर साइट दे देगा, ईरान की न्यूक्लियर साइट दे देगा और इसराइल की न्यूक्लियर साइट दे देगा, इस तरीके से, और आपको उसको मैच करना पड़ेगा। तो ये जो है वो आपको न्यूज़ से पता चलता है, न्यूज़पेपर से आपको इस चीज़ के बारे में पता चलता है। फिर जैसे इंपॉर्टेंट एजेंसीज़ अगर कोई न्यूज़ में है, ठीक है, तो जैसे यूजुअली क्या नाम है, ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ये न्यूज़ में रहती है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ये न्यूज़ में रहती है। तो आप इन जो कमीशंस हैं, ये जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, आप इनके बारे में भी पढ़ें। न्यूज़पेपर से आपको उनका आइडिया हो जाएगा। मतलब न्यूज़पेपर तो आपको ऑब्वियसली एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, बट आपको उसकी डेप्थ में खुद जाना है। अगर एनजीटी न्यूज़ में है तो आप एनजीटी के बेसिक्स के बारे में पढ़ें, ठीक है। फिर यूपीएससी में मैगजीन्स कितनी इंपॉर्टेंट हैं। मैं तो ये मेंस और पीटी 365 को रेफ़र करता था, तो आप इनको रेफ़र कर सकते हैं। यूपीएससी में कोचिंग कितनी इंपॉर्टेंट है।
कोचिंग के बारे में अगर मैं बात कहूँ तो मैंने कोई फाउंडेशन कोर्स नहीं किया, मैंने कहीं से कोचिंग नहीं ली, मेरा सेल्फ स्टडी बेस था पूरा। मैंने अपना फाउंडेशन जो है वो सेल्फ स्टडी से ही किया है, खुद ही अपनी गलतियों से सीख सीख कर मैं हर एक पॉइंट पे यूपीएससी में आगे बढ़ा हूँ जर्नी में। उसके बाद अगर नेक्स्ट चीज़ जो मैं बात करूँ वो ये है कि अभी मैं हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया के आरसीएम में, यहाँ पर रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है। वहाँ पर एक अच्छा पीयर ग्रुप मिल गया है, वहाँ पर बहुत अच्छे सीनियर्स हैं, पीयर ग्रुप है जिससे बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल है। एंड इवन लाइक मैं जो भी एस्पिरेंट्स हैं, अगर आप दिल्ली में रहकर तैयारी करना चाहते हैं या फिर आप दिल्ली में हैं और आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप अगर आप एलिजिबल हैं तो आप डेफिनेटली जामिया का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी के लिए, आप उसमें डेफिनेटली आएँ, एनरोल करें। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको इस पूरी जर्नी में, क्योंकि आपको पीयर ग्रुप अच्छा मिल जाएगा, आपको सीनियर सपोर्ट अच्छा मिल जाएगा, और फिर जो यहाँ पर फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करते हैं वो भी बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है कि ये मतलब दिस डिसीजन ऑफ माइंड ऑफ गोइंग टू जामिया मिलिया इस्लामिया हैड बीन वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस जर्नी। वैसे मैंने किसी कोचिंग में जो है वो नहीं किया। क्वेश्चंस की डिमांड क्या है और ये कैसे पता चलेगा, ठीक है, ये मैंने एड्रेस कर दिया। आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिली, यूपीएससी की तैयारी के दौरान खुद को मोटिवेट कैसे किया, ठीक है। तो अगर मैं अपनी यूपीएससी की मोटिवेशन के बारे में बात करूं कैसे की, तो कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ माय माइंड हमेशा से ये था ही कि मुझे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है। बचपन से ही मैंने ये सोचा हुआ था स्कूल के टाइम से कि हाँ एक बार तो इस एग्ज़ाम को देना ही है, तो वही मेरे लिए एक मोटिवेशन फैक्टर था। उसके बाद फिर जैसे मैंने सिलेबस के बारे में पढ़ा और मैंने और चीज़ें देखी, जाना कि अभी देश में बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ है जिसमें हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं नेशन बिल्डिंग में। क्योंकि जैसे मैं तो दिल्ली में ही रहा हूँ, आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, सो आई हैव लाइक मेरे लिए तो इंडिया हैड बीन ऑल अबाउट दिल्ली इटसेल्फ। बट जब हम दिल्ली से बाहर निकलते हैं, रिमोट एरियाज़ में जाते हैं, रिमोट एरियाज़ के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो पता चलता है कि अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी है, कहीं पर बेसिक जो एम्यूनिटीज़ हैं वही अवेलेबल नहीं है। तो दैट वाज आल्सो अ मोटिवेटिंग और अ ड्राइविंग फोर्स फॉर मी। उसके बाद फिर जब मैं इस जर्नी में आ गया तो फिर मुझे लगा कि यार दिस इज़ समथिंग दैट आई वांट टू डू, एंड एंड वही मेरे लिए एक फैक्टर रहा टू मोटिवेट मी। और फिर जब मैंने 1 साल 2 साल हो गए इस जर्नी में, जैसे मेरी जर्नी हैड बीन ऑफ 4 years, तो उसके बाद मुझे लगा कि नाउ देयर इज़ नो गोइंग बैक, अब तो मुझे इसको करना ही है। आपने टाइम टेबल कैसे बनाया? और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मेरे लिए जो मेरा ग्राफ है हमेशा वो ऊपर जाता रहा। कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स हो गया, सेकंड अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, रुक गया वो सी सैट की वजह से। बट फिर थर्ड अटेम्प्ट में जो है मेरा फॉरेस्ट का इंटरव्यू कॉल आया, और फोर्थ अटेम्प्ट में फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया, तो वो भी मेरे लिए एक मोटिवेटिंग फोर्स था। यूपीएससी की तैयारी ऑनलाइन करनी चाहिए या ऑफलाइन? तो मैंने ऑफलाइन कोई कोर्स नहीं किया। अगर मैंने कोई कोर्स किया भी है, जैसे मैंने एथिक्स के लिए मुझे जैन सर के कोर्स को रेफ़र किया था, तो वो मैंने ऑनलाइन ही किया था। मैथ समझ नहीं आते क्या करें, मैप्स को कैसे याद करें, ठीक है। मैप्स समझ नहीं आते क्या करें, मैप्स को कैसे याद करें, ठीक है। मैप्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, पर्टिकुलरली। और मेंस में भी आप जो है मैप ड्रॉ कर सकते हैं, आपको वैल्यू एडिशन में करना ही है, चाहे वो GS1 हो या फिर GS3 हो, आपको मैप ड्रॉ करना है। तो अगर आपको मैप समझ नहीं आते, सबसे पहले तो आप अंडरस्टैंड यूपीएससी में सत्यम जैन सर है, वो भारत दर्शन उनका एक प्रोग्राम है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा आप मैंने क्या किया था, मैंने अपने रूम में एक बड़ा सा मैप लगाया हुआ है, इंडिया का फिजिकल मैप लगाया हुआ है। उसके अंदर इंपॉर्टेंट सारे फिजिकल साइट्स हैं कि माउंटेन रेंजेस क्या है, रिवर्स क्या है, उनके सोर्सेज क्या है, वो मैं उसको हर बार देखता रहता था, दिन में एक दो बार देख लेता था, तो वो क्लियर हो जाता था। तो आप ऐसे कर सकते हैं, वो आपको हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको उसके बाद भी लग रहा है कि यार नहीं हो पा रहा है, तो आप स्टेंसिल लीजिए, स्टेंसिल से आप मैप बनाइए, या फिर आप रफली भी मैप ड्रॉ करिए, और खुद ही जो है आप उसमें फिजिकल फीचर्स जो है जैसे माउंटेन रेंजेस हो गए, आप उनको खुद ड्रॉ कर लीजिए, या फिर रिवर के सोर्सेज जो है उनको आप ड्रॉ कर लीजिए। तो एक बार दो बार गलत होंगे, उसके बाद आपको सही हो जाएगा वो। प्लान बी रखना चाहिए या नहीं, प्लान बी कब से रखें, ठीक है। सो मुझे लगता है प्लान बी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि कंपटीशन नेक टू नेक है, और लंबा टाइम भी लग सकता है, और हर किसी की सिचुएशन अलग है, सब्जेक्टिव सिचुएशन है। तो मुझे लगता है कि प्लान भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा प्लान भी ये था कि अगर मेरा नहीं होता तो मैं एमबीए करता, एमबीए करने के बाद किसी अच्छे बी स्कूल से मैं एमबीए करता, और फर्दर मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में चला जाता, मेरा ये प्लान भी था। तो आप भी लग सकते हैं कोई प्लान भी अपना, अपने फील्ड के हिसाब से, या फिर जो भी आपको लगता है कि दैट विल बी
सूटेबल फॉर यू, तो आप अपना कोई प्लान भी रख सकते हैं। प्लान भी मुझे लगता है कि इज़ इम्पॉर्टेंट। डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, आपकी तरफ से कुछ? ठीक है, सो डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें और पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। मुझे लगता है सोशल मीडिया जो है एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, सबके लिए ही है। जैसे रील्स वगैरह हम ज़्यादा स्क्रॉल करते हैं यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे, तो आप सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली भी यूज़ कर सकते हैं। आप अगर रील्स तो पहले आप स्क्रॉल ना करें, सबसे मुझे तो पहले ये लगता है कि वो दैट इज़ अ वेरी बिग डिस्ट्रैक्शन। बट एट द सेम टाइम यू कैन यूज़ सोशल मीडिया टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। आप कोई टॉपिक है उसको पढ़ने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, करंट अफेयर्स एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, पीवाईक्यूज़ एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और डिस्ट्रैक्शन से बचने का सोर्स तो यही है कि इट इज़ यू अगेंस्ट यू। तो आपको यही अपने आप को बताना है कि यार मुझे तो ये एग्ज़ाम निकालना है, कुछ भी हो जाए मुझे तो करना है। तो अब छोटी छोटी चीज़ों से आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि अगर एक बार जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम है, तो आप फिर आराम से आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करें या फिर जो भी आपके डिस्ट्रैक्शन है आप उसको एड्रेस कर सकते हैं। पढ़ाई में मन ना लगे तो कैसे लगाएं? इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन। इनिशियली तो आपको अपने आप को पुश करना ही है बैठने के लिए, डिसिप्लिन मतलब मन लगाने की कोशिश करनी ही है। उसके बाद जैसे जैसे आपको चीज़ें समझ आने लगेगी, आपको अच्छा लगने लगेगा, आपको मोटिवेशन आने लगेगी, तो आपको खुद ब खुद इसमें जो है मन लगने लगेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उनको पूछ लीजिए, मैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हैं तो मैं उनको एड्रेस करता हूँ। Making multi-dimensional notes for mains is correct approach for or not? Tell me sir, and how to analyze mains PYQs? डेफिनेटली करंट अफेयर्स के आपको मल्टी मतलब मेंस के लिए आपको मल्टी डायमेंशनल नोट्स ही बनाने हैं, क्योंकि अगर आप उसको मल्टी डायमेंशनल नोट्स को बनाओगी तो आपके लिए क्या हेल्प होगा ना, कि अगर आप उसको नोट्स को बनाएंगे मल्टी डायमेंशनल तो आप क्विक रिवीजन कर पाएंगे। और एट द सेम टाइम क्या है कि अगर उस वो क्वेश्चन नहीं आया या उससे रिलेटेड कोई थीम आई या कुछ आया, तो आप उन्हीं पॉइंट्स को वहाँ पर अपने एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। दूसरी बात, आप और एक क्या चीज़ कर सकते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आप फोकस करिए क्वेश्चंस को उठाकर, थीम्स को उठाकर आप उस पर ब्रेनस्टॉर्म करिए। ठीक है, अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं, आपके पास कोई क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए GS3 में यूपीएससी जो है वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को पूछता है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे यूपीएससी अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन पूछता रहता है, कभी पोटेंशियल पूछता है, ठीक है, कभी चैलेंजेस पूछता है। तो इन सबको आप, इन सारी ब्रॉड थीम्स को आपने ले लिया, आप इनके ऊपर ब्रेनस्टॉर्म कीजिए कि आप इसमें क्या क्या सोच सकते हैं और क्या क्या लगा सकते हैं। और अगर आपने बात की कि मेंस के पीवाईक्यूज को कैसे एनालाइज करें, तो आप उनको थीम्स वाइज एनालाइज करिए। ठीक है, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मैंने आपको बता दिया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या है, एक कीवर्ड हो गया। अब देखिए इसके अराउंड यूपीएससी ने क्या पूछा है और क्या यूपीएससी पूछ सकती है, तो वो आपको हेल्पफुल रहेगा। प्लीज सर, एनसीईआरटी बुक्स कौन कौन सी ज़रूरी हैं? मैंने बताया कि एनसीईआरटी बुक्स कौन सी ज़रूरी हैं। मैंने सारी एनसीईआरटीज़ नहीं पढ़ी हैं 9th से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक। जो मैंने एनसीईआरटीज़ पढ़ी हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने मेडिवल और एंशियंट हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ी है। उसके अलावा मैंने जोग्राफ़ी के लिए जो है एनसीईआरटी 11th और 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटीज़ पढ़ी हैं। फिर एनवायरनमेंट के लिए आप जो है बायोलॉजी की एनसीईआरटी के लास्ट के चैप्टर्स को रेफ़र कर सकते हैं। और नितिन सिंघानिया मैंने आर्ट एंड कल्चर के लिए पढ़ी है, बट कुछ लोग जो है वो एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं आर्ट एंड कल्चर के लिए। हाय सर, आई वांट टू आस्क दैट कैन आई प्रिपेयर फॉर आईएएस यूपीएससी एंड पास द एग्जाम टिल 2027 यूपीएससी एग्जाम विद मैथ्स ऑप्शनल? आई विल स्टार्ट नाउ, आई डोंट नो हाउ मच अबाउट दीज मैथ्स और एनी यूपीएससी बुक्स। ओके, तो डूएबल है टिल 2027 अगर हम बात करें तो। बट एग्ज़ाम ही ऐसा है कि आपको समझने में उसको थोड़ा टाइम लग जाएगा। फिर अगर अगर आप मैथ्स ऑप्शन लेते हैं तो देखो, मेरा तो मैथ्स ऑप्शन नहीं है, बट आई हैव फ्रेंड्स, आई हैव कलीग्स जिन्होंने इस बार क्वालिफाई भी किया है मैथ्स ऑप्शन के साथ। तो इट इज़ अ वेरी वास्ट ऑप्शन, उसको आपको बहुत अच्छे से समझना है और उसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो 1 साल तो मुझे लगता है कि आपको मैथ्स ऑप्शन को कंप्लीट करने में और उसको अच्छे से प्रिपेयर करने में ही लग जाएंगे। तो मुझे लगता है कि 2027 तो नहीं, बट इफ़ यू चेज 2028 डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्लियर इट। प्लीज सर, एनसीईआरटी बुक्स कौन कौन सी ज़रूरी है? दिस आई हैव एड्रेस्ड। I have completed PYQs once and made notes from explanation and options. Now, how many times should I revise PYQs again? Also,
ड्यूरिंग द सेकेंड और थर्ड रिविजन व्हाट एग्जैक्टली शुड आई फोकस ऑन। ठीक है, तो देखिए आपने जैसे PYQs आपने कर लिए, कंप्लीट कर लिए, उसके नोट्स बना लिए, एक्सप्लेनेशन वगैरह आपने लिख ली। अब आपको दोबारा क्या करना है कि आपको उन नोट्स को रिवाइज नहीं करना है, आप उन नोट्स को रिवाइज करिए, बिल्कुल जब आपके पास टाइम हो रिवाइज करिए, आप फिर से वो PYQs उठाइए और उनको फिर से लगाइए। ऐसे आप 2 बार 3 बार करिए। उससे क्या होगा कि आपको क्लैरिटी हो जाएगी। आंसर रटने नहीं है आपको, आंसर रटने नहीं है, लॉजिकली आपको लगाना है, वही सोचकर, वही एक्सप्लेनेशन सोचकर, वही चीज़ें सोचकर जो आपने पहली बार उनको लगाया है, वही सोचकर, वैसे ही सोचकर, उन्हीं लाइंस पर सोचकर, उन्हीं डायरेक्शन पे सोचकर, उसी नॉलेज के ऊपर कैपिटलाइज करते हुए आपको उन्हें दोबारा से लगाने हैं PYQs। 2 बार लगाइए, 3 बार लगाइए। इससे आपका फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहले तो एक तो आप PYQs के आंसर आपको रट नहीं जाएंगे, वो तो ऑब्वियसली हो ही जाएगा कि हाँ आपको पता ही चल गया कि अच्छा इसका आंसर यही होगा। बट एट द सेम टाइम क्या होगा ना, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होंगे तो आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको UPSC का माइंडसेट पता चल जाएगा। तीसरी बात, आपको ये पता है कि आप किस डायरेक्शन में सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, और UPSC में वो आंसर सही होता है या नहीं। ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। दूसरी बात, अगर आप सेकंड और थर्ड रिवीजन कर रहे हैं तो एग्जैक्टली आप पे किस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, तो थीम्स के ऊपर आप फोकस करें। आप, मुझे लगता है कि वो आपने निकाल ही लिए होंगे थीम्स, कि कौन कौन सी थीम्स रिपीट हो रही हैं। अब आप पेपर साइमल्टेनियसली रख के ये देखिए कि UPSC ऑल्टरनेट ईयर्स पे कौन से क्वेश्चंस पूछ रहा है, कौन से क्वेश्चंस आते हैं, और देखिए किस क्वेश्चंस के चांसेस हैं इस बार स्टार्टिंग में UPSC जो पूछ सकता है। जैसे एसिड रेन वाला मैंने आपको बताया ही है, इस तरीके से आप ये वाली चीज़ आप सोचिए। दूसरी बात, आप पैटर्न एनालिसिस के ऊपर फोकस कीजिए। जो टेम्पलेट्स हैं UPSC के क्वेश्चन के, कुछ टेम्पलेट्स हैं, 10-12 टेम्पलेट्स हैं, उसी टेम्पलेट्स के क्वेश्चन UPSC पूछती है। आप उसमें ये देखिए कि जब आप उन टेम्पलेट्स के साथ डील कर रहे हैं तो उसमें यूजुअली आंसर्स क्या होता है। ठीक है, तो जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, तो एक एग्जांपल आई गेस 2024 का ये क्वेश्चन है, जिसमें UPSC ने वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा था। ठीक है, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा था, और उसके अंदर तीन स्टेटमेंट्स थी, और उसके बाद जो क्वेश्चन टाइप्स था, जो क्वेश्चन का जो टेम्पलेट था ऑप्शन में, तो उसमें UPSC ने ऑप्शन क्या दिया था, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 ओनली, 2 ओनली, ऐसे करके। ठीक है ना, तो 1 and 2 ओनली, 1 ओनली, 2 ओनली, और 1 and 3 ओनली, ऐसे कुछ टेम्पलेट था। तो इस तरीके का जब टेम्पलेट होता है, क्वेश्चन टेम्पलेट जब इस तरीके का होता है, तो यूजुअली इसका आंसर क्या होता है, सिर्फ एक स्टेटमेंट ही इसमें करेक्ट होती है। जब भी आपके पास इस तरीके का पैटर्न होता है, तो मतलब 100% टाइम्स ऐसा नहीं होगा, बट 90% टाइम्स ऐसा होता है। तो अब क्या हुआ, मैंने PYQs एनालाइज किए थे, इस पैटर्न पे सोचा था, टेम्पलेट देखे थे, फिर मैंने, अब जब ये क्वेश्चन आया तो मुझे नहीं पता था कि वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन नाम की कोई एजेंसी है भी, होती भी है तो क्या है, कोई ऑब्वियसली नहीं पता हो सकता। बट इसमें एक पूछा था UPSC ने पहले कि ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है ऑफ यूनाइटेड नेशंस, तो अगर स्पेशलाइज एजेंसी होती तो वो तो हम पढ़ते ही हैं, तो होती तो हमें पता होता, वो नहीं है, वो स्टेटमेंट गया। उसके बाद अब हमारे पास आ गए यही वाले 2 ऑप्शन, जिसमें मैंने आपको बताया कि 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 ओनली, 2 ओनली। तो अब जो है उसका आंसर एक ही स्टेटमेंट था, क्योंकि दूसरे स्टेटमेंट में UPSC क्या पूछ रही थी कि वो कोई फंड्स वगैरह भी देते हैं, तो वो यूजुअली फंड्स वगैरह नहीं देते हैं। तो ये नॉलेज से भी हमने सॉल्व कर लिया, नॉलेज, क्योंकि अगर हमारे पास बेसिक नॉलेज भी है कि ये बॉडीज़ कैसे काम करती हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती हैं, कौन फंड देता है, कौन स्पेशलाइज एजेंसी है, तो हम उस नॉलेज के थ्रू भी जा सकते हैं और उसको क्लियर कर सकते हैं एग्ज़ाम को। एट द सेम टाइम आप इस टेम्पलेट को फॉलो कर सकते थे और आप जो है डायरेक्टली आंसर पे आ सकते थे, इससे आपका टाइम बच जाता। ठीक है, तो आप ये टेम्पलेट एनालिसिस ज़रूर कीजिए। जैसे मैंने आपको 5-3 वाला बताया, ये वाला बताया, एक और होता है ऑड वन आउट, जो मैं यूजुअली ये मैंने निकाला था कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि लाइक हु सेड द फॉलोइंग थिंग्स, ऐसे करके, या द बुक हैज़ बीन रिटन बाय हुम, उसके बाद आपको वहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो अगर आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं तो 2 तरीके के सिनेरियो होते हैं। एक फर्स्ट सिनेरियो क्या है, जिसके अंदर 3 ऑप्शंस ऐसे दिए हुए हैं जिनके नाम आपने कभी सुने ही नहीं है, और एक है जो बहुत फेमिलर, बहुत पॉपुलर है। तो यूजुअली आंसर क्या होगा, वो जो एक पॉपुलर है, जो एक फेमिलर है, वो आंसर होगा। बट द सेम टाइम दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि जिसमें 3 नाम है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत कॉमन है, और एक जो है वो आपने कभी सुना ही नहीं है, या बिल्कुल ही मतलब वे वर्ड है। तो उसमें आंसर क्या होगा, जो बिल्कुल वो वे वर्ड है या जो आपने कभी सुना नहीं है। तो ये आपको PYQ के अच्छे से इन डेप्थ एनालिसिस करने से आपको पता चलेगा। ये कोई तुक्केबाजी नहीं है, कोई गेस वर्क नहीं है, इट इज़ वेरी स्मार्ट मूव, क्योंकि UPSC जो है वो आपके इंटेलेक्ट को भी चेक करती है, एट द सेम टाइम वो ये भी देखना चाहती है कि आप स्ट्रैटेजाइज कैसे करते हैं चीज़ों को। तो वो तभी आप इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं, तभी आप जो है बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, कॉन्फिडेंस के साथ आप पेपर को
मार्क कर सकते हैं जब आपने ये इन डेप्थ एनालिसिस की होगी। और एट द सेम टाइम अगर मैं आपको ये बताऊं कि प्रीलिम्स में आपको किसी फोमो के साथ नहीं जाना है, ठीक है, या फिर आपको किसी फोबिया के साथ नहीं जाना है। यूजुअली क्या होता है, जैसे अगर हमारे एक बार दो बार प्रीलिम्स नहीं हुआ तो हम डरने लगते हैं, हमें फोबिया हो जाता है प्रीलिम्स का कि यार, या फिर ये किसी भी स्टेज के साथ सच है, प्रीलिम्स हो मेंस हो, अगर हमारा एक बार नहीं हुआ दो बार नहीं हुआ तो हमें लगता है कि यार ये तो शायद नहीं हो पाएगा, है ना। फोबिया होता है, डरने लगते हैं हम। डरना नहीं है आपको, उन 2 घंटे में वॉरियर माइंडसेट के साथ जाना है कि आपने, अगर आप इफ़ यू हैव बीन ट्रू टू योरसेल्फ, अगर आपने इन डेप्थ PYQs एनालिसिस किया है, सारे स्टैट सोर्सेज पढ़े हैं, अच्छे से रिवीजन किया है, एक्यूरेसी पे काम किया है, CSAT किया है, तो आप जाओ वॉरियर माइंडसेट के साथ। जस्ट बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, अच्छे से तैयारी करो, एंड उन 2 घंटे में यू हैव टू बी अ वॉरियर, कि जो आपसे अच्छा किसी को नहीं आता, आपसे ज़्यादा किसी को नहीं आता। सेल्फ डाउट नहीं लाना, बिल्कुल भी सेल्फ डाउट नहीं लेकर आना है, क्योंकि सेल्फ डाउट में क्या होता है कि जब हम सेल्फ डाउट लाते हैं पेपर मार्क करते हुए, तो यूजुअली क्या होता है कि हमने एक आंसर मार्क किया, फिर सेल्फ डाउट आया कि नहीं यार शायद इसका आंसर कुछ और हो सकता है। उस केस में हम क्या करते हैं कि वो फर्स्ट वाला आंसर जो है उसको हटा दिया और उसके बाद दूसरा मार्क कर दिया। और 99% केसेस में ये होता है कि जो हमने फर्स्ट वाला आंसर मार्क किया था वही सही होता है। तो ओवर थिंक करने के चक्कर में, सेल्फ डाउट के चक्कर में जो है हमने उसको गलत कर दिया। Sir, I'm in engineering college. I want to prepare for UPSC CSE. What should I study during my engineering? Okay. So अभी आप अपनी इंजीनियरिंग पे फोकस करिए, और फाइनल ईयर में आप जो है यूपीएससी की तैयारी शुरू कर सकते हैं। बेसिक बुक से आप स्टार्ट करिए। अगर आपको कोई मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं है बेसिक सब्जेक्ट्स की, तो आप NCERTs को रेफ़र कर सकते हैं और सिलेबस और PYQs को रेफ़र कर सकते हैं। आप उससे धीरे धीरे शुरू कीजिए, उसके बाद फिर आप स्टैंडर्ड बुक्स पे आइए। बस मैं यही कहूँगा, आप अपने ऑप्शनल को डिसाइड कर लीजिए कि आप, अगर आपको ऑप्शनल जो है, आपको इंजीनियरिंग से बेस्ड ऑप्शन लेना है या फिर आपको कोई ह्यूमैनिटीज़ बेस्ड ऑप्शन लेना है, और आप ऑप्शनल पे भी धीरे धीरे पढ़िए। हाउ वी शुड आंसर लाइक इंडिपेंडेंट जुडिशरी टाइप क्वेश्चन ऑफ UPSC इफ़ इट डिडंट कम फ्रॉम लक्ष्मीकांत, राइट। तो इस केस में जैसे मैंने आपसे कहा कि आप जो है आतिश माथुर सर हैं, उनके आप नोट्स को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर आपको तो आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ उसके अंदर आपको होगी वो ये है कि आपको केस लॉज मिल जाएंगे, और आप केस लॉज का भी एक अलग से डॉक्यूमेंट तैयार करके रखिए, जिसमें भी यूपीएससी ने जिसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में बात की है, ठीक है। जैसे एनजैक केस है, तो आप एनजैक केस जो है उसको आप रेफर कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी होगा वो वहाँ पर आप ये लिख सकते हैं, आतिश माथुर सर का जो है एनालिसिस, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं, वो हेल्पफुल रहेगा। How we can answer questions which didn't come from books we don't read. Okay. Now इस केस में देखो, ये तो होगा ही कि आपको सारे क्वेश्चंस उसमें नहीं आते होंगे, या सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं होंगे जो आपने स्टैंडर्ड सोर्सेज में या बुक्स में पढ़े होंगे। बट कहीं ना कहीं आपने, जब आपने टेस्ट सीरीज लगाई होगी, आंसर लिखे होंगे, या फिर आपने कहीं करंट अफेयर्स पढ़े होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको उन क्वेश्चंस के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया होगा। एट द सेम टाइम अगर मान लीजिए कि ऐसा है कि जिसको आपने कभी एड्रेस किया ही नहीं है, बट यू हैव बेसिक आइडिया अबाउट इट, तो वहीं पर ही आती है आपकी आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी। तो अगर आप अपनी आंसर राइटिंग आपने अच्छे से की है, ब्रेनस्टॉर्मिंग आपने अच्छे से की है, आपको पॉइंट को डाइवर्सिफाई करना आता है, तो अगर आपको कीवर्ड के बारे में पता है, थोड़ा सा भी पता है, तो आप उसको अच्छे से लिख सकते हो। Political question this year's came from which book? Sir, please tell in mains. Right. तो इस साल जो पॉलिटी के क्वेश्चंस आए थे वो मोस्टली जो है वो करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस थे जो करंट हैपनिंग्स थी। तो इसलिए आप विजन का जो मटेरियल होता है, विजन का मेंस 365, आप उसको रेफर करिए, एंड एट द सेम टाइम आप लक्ष्मीकांत तो पढ़िए ही वही, और जो ये है आपका आतिश माथुर सर, आप इनके नोट्स को भी रेफर कर सकते हैं। बट आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए, जीएस के सारे पेपर्स के लिए आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर आंसर राइटिंग कब से करें? आंसर राइटिंग आपको देखो डे 1 से, तो जैसे लोग कहते हैं यूजुअली कि डे 1 से करनी है, डे 1 से तब करोगे आप जब आपको कुछ बेसिक पता हो, आइडिया हो, पता हो कि हाँ ये क्या है, कैसे करना है, क्या लिखना है, तब आप उसको डे 1 से कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम क्या है कि जब आपके पास थोड़ी नॉलेज है, थोड़ा आपको समझ आ गया, आपने एक बार पढ़ लिया, फ़र्ज़ करें आपने एक बार जो है ज्योग्राफी पढ़ ली है, अब आप जो है ज्योग्राफी के जो PYQs में जो ज्योग्राफी के स्टैटिक क्वेश्चंस हैं जो आपके NCERT से बन सकते हैं, आप उन क्वेश्चंस की तरफ जाइए और आंसर राइटिंग करिए, है ना। जैसे अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन के ऊपर कोई क्वेश्चन है, तो जब आपने साइक्लोन के बारे में पढ़ लिया, आपको समझ आ गया, तो तब आप आंसर राइटिंग की तरफ जाइए, ठीक है। बट थोड़ा पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर राइटिंग की तरफ जाइए, क्योंकि फिर आप क्या लिखोगे जब आपको अपने पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, तो आप फिर क्या लिखोगे।
Hi sir, I prepared 2-3 years ago for UPSC but not qualified even prelims for 2 attempts. Now I'm selected as assistant loco pilot but hectic job. I've given warden means also guide me how to prepare. Okay. ठीक है, तो इसमें अगर आपकी जैसे जॉब है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक है तो बैलेंस करना ऑब्वियसली इज़ द की। यहाँ पर बैलेंस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि मैं तो फुल टाइम प्रिपेयर कर रहा था तो मेरे लिए इट वाज नॉट अ चैलेंज। बट जैसे अगर आपको प्रीलिम्स के लिए आपको प्रिपेयर करना है अलॉन्ग विद योर लोको पायलट जॉब, तो आप ये कर सकते हैं कि आप कुछ टाइम दिन में 3 घंटे 4 घंटे, अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो कम से कम एटलीस्ट 3 घंटे आप दिन में निकाल सकते हैं। PYQs को अच्छे से देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं और स्टैटिक सोर्सेज को रिवाइज कर सकते हैं। फिर जब सैटरडे संडे या वीकेंड पे जब आपके पास टाइम हो तो आप ज़्यादा घंटे बैठकर आप उसको दे सकते हैं, कंपनसेट कर सकते हैं। एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग आप ये कर सकते हैं। PYQs आप रिवाइज करते रहेंगे तो उससे आपकी जो है कनेक्शंस बनेंगे, आपकी जो कनेक्शंस हैं वो बने रहेंगे पेपर के साथ और सब्जेक्ट के साथ। और आप स्टैटिक सोर्स को रिवाइज करते रहिए। उसके बाद जब एग्ज़ाम करीब हो तो आप PYQs एनालिसिस तो वो कर ही रहे होंगे, तो उसके अलावा आप जो है अपने मेंस को भी सॉरी आप करंट को भी फोकस करिए, जिसमें आप PT को रेफ़र कर सकते हैं या फिर मेंस 365 को या किसी और को भी। तो बेसिक साइंस कैसे करें? ठीक है। बेसिक साइंस के लिए मैंने हर बार मेंस 365 को रेफ़र किया है। उसके अलावा सिनॉप्सिस आइस के नोट्स थे मेरे पास, उसको मैंने रेफ़र किया है। बाकी आप स्लीपी क्लासेस के वीडियोस भी देख सकते हैं बेसिक साइंस के लिए। इसमें मुझे लगता है कि मोर और लेस आपका जो है वो थरली इसमें कवर हो जाता है। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है सर? एंथ्रोपोलॉजी, मैंने वो बात करी थी। आंसर राइटिंग कब से करें? हो गया। ओल्ड NCERT या न्यू NCERT? मैंने ओल्ड NCERTs को रेफ़र किया था। सर आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की और आपने कौन सी कोचिंग ली? तो मैंने जैसे बात करी कि प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की थी अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में 2021 में मैंने स्टार्ट की थी, जब मेरा ऑलमोस्ट फाइनल सेमेस्टर स्टार्ट हो गया था उसके अराउंड, या फाइनल सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले। मैंने कोचिंग कहीं से फाउंडेशन कोर्स नहीं किया, बट मैं जामिया मिलिया इस्लामिया के RCA में हूँ, उस बारे में मैंने बात की थी। वट हैव यू डन इन ग्रेजुएशन? आई हैव डन BTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सर कोचिंग साथ कैसे टाइम मैनेज करें? अम, अब ये तो मैं तो मतलब मैंने तो कोचिंग नहीं की तो मैं तो नहीं बता सकता कि कोचिंग के साथ आप कैसे टाइम मैनेज करें, क्योंकि बहुत सब्जेक्टिव हो जाएगा डिसीजन। बट इसमें यही है कि जो आपको कोचिंग में पढ़ा रहे हैं आप उसको अच्छे से रिवाइज करें, आप उसको अच्छे से समझें और PYQs जो है उनको आप देखते रहें। अ, मेरे ओल्ड NCERTs काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने पढ़ी थी, उनके अंदर इन डेप्थ मुझे करनी पड़ी थी चीज़ें, एनालिसिस करनी पड़ेगी। बट मुझे ये पता चला है कि जो न्यू NCERTs है मेडिवल वगैरह के लिए, उससे डायरेक्ट जो बॉक्स है उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप न्यू NCERTs को भी रेफ़र कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जब तैयारी स्टार्ट की थी तब वैसे न्यू NCERTs थी नहीं या कम थी, तो मैं तो गया वो ट्रेडिशनल सोर्सेस से जो ओल्ड NCERTs के साथ थे, तो इसलिए मैंने ओल्ड NCERTs को ही रेफ़र किया था। बट आप न्यू NCERTs को रेफ़र कर सकते हैं। बट 11th स्टैंडर्ड के लिए देर इज़, आई डोंट नो वेदर देर इज़ अ न्यू NCERT फॉर जोग्राफी और नॉट। बट अगर 11th स्टैंडर्ड की कोई न्यू NCERT आई है जोग्राफी की, तो आप प्लीज़ उसको आप मत रेफ़र करना। मतलब मुझे लगता है कि ओल्ड ओल्ड NCERT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से UPSC उठा के आपसे पूछ रहा है, चाहे 2024 हो 2025 हो। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपके ओल्ड NCERT जो जोग्राफी की है 11th स्टैंडर्ड की फिजिकल जोग्राफी, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उनको रेफ़र करना। और 12th स्टैंडर्ड की जो जोग्राफी है बुक है, उसको भी आप रेफ़र करना, क्योंकि उसमें जैसे प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी टर्शियरी, मतलब बहुत छोटी सी बुक है और उसमें आपको सब कुछ इन डेप्थ में मतलब नहीं पढ़ना। अगर आपको समझ आ गया कि आपको पता है कि प्राइमरी सेक्टर होता क्या है, तो फिर आप आराम से प्रीलिम्स में उसे डील कर सकते हैं। ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक मैटर करता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स मैटर करती हैं। आप मिनिमाइज़ करो अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स को, और फैक्चुअल नॉलेज जो है आप उसको अच्छी रखो। फैक्चुअल एरर भी आपको नहीं करना है। कोशिश करो कि आप GS के पेपर्स में फैक्चुअल एरर ना करो।
सर सेल्फ स्टडी करते टाइम सेल्फ डाउट्स आपको नहीं आते थे? सर मैंने बहुत कोशिश करी बट हर बार नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं। देखिए डेफ़िनेटली आते ही थे, सेल्फ डाउट बहुत आते थे कि मैं सही भी कर रहा हूँ या नहीं, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या नहीं, ठीक है? तो मैं क्या करता था, जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि मैं कॉलेज के लास्ट ईयर में था, तब मैं साथ-साथ पढ़ रहा था। मैंने फिर विजन के स्टैटिक के जो मटेरियल था ना, जो टेस्ट सीरीज़ होती है, वो मैंने मँगा ली थी। विजन की टेस्ट सीरीज़ मंगा ली थी और मैंने जो विजन की टेस्ट सीरीज़ मंगाई, फॉर एग्जांपल जैसे ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी मैंने पढ़ लिया, सारे सोर्सेज से पढ़ लिया, उसके बाद मैंने ज्योग्राफी के टेस्ट लगाने शुरू किए, उसमें मेरे मार्क्स आ गए थे। तो मुझे लगा कि नहीं, आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। उसके बाद जब मेरा फर्स्ट प्रीलिम्स निकल गया, मुझे लगा कि हाँ, आई एम इन द राइट डायरेक्शन। फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली मैंने मेंस के लिए सीखा, मेंस पढ़ा, तो उसने काफ़ी हेल्प की मेरी। हैंड राइटिंग स्पीड कैसे बूस्ट करें? वो यही है, आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, जल्दी जल्दी लिखना पड़ेगा तभी, क्योंकि पेपर कंप्लीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता ड्यूरिंग प्रिपरेशन में, हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता हूँ, थक कर सो जाता हूँ, कोई टाइम मैनेजमेंट का तरीका बताओ। टाइम मैनेजमेंट तो फिर मुझे यही लगता है कि आप या तो वीकेंड पे आप कर सकते हैं, अगर वीकेंड्स पे आपको छुट्टी होती है तो आप वीकेंड्स पे कर सकते हैं, उसमें आप ज़्यादा घंटे दे सकते हैं, और बाकी और दिन आप जो है 2-3 घंटे अगर आप निकाल सकते हैं तो आप उसको दे सकते हैं। एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मैंने बीटेक किया इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सर आंसर राइटिंग समझ नहीं आया, आपने कैसे किया था, प्लीज़ थोड़ा डिटेल। सर आंसर राइटिंग समझ में नहीं आया, आपने कैसे किया था, प्लीज़ थोड़ा डिटेल में बताइए। ओके, आंसर राइटिंग जो मैंने किया था, तो मैंने आंसर राइटिंग के लिए क्या किया था कि मैंने फोकस किया था सबसे पहले, जैसे मैंने थोड़ा पढ़ लिया, पढ़ने के बाद मुझे आगे समझ के अच्छा ये कुछ हो गई हैं थीम्स, फिर मैंने पी वाई क्यूज़ उठाए। पी वाई क्यूज़ उठाने के बाद आई गेस कोई क्वेश्चन था कोरल रीफ से रिलेटेड या कोरल मास ब्लीचिंग कुछ हुआ था, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, और वहाँ पर फिर मैंने जो है वही इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, ये आप टेम्पलेट फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आप इंट्रोडक्शन लिखिए, फिर बॉडी और कंक्लूजन। बॉडी में आप जो मेन पार्ट्स हैं आप उनको एड्रेस करें। यूजुअली क्या होता है कि एक हिडन डायमेंशन भी होता है, जिसको आपको एड्रेस करना होता है आंसर राइटिंग में। इनिशियली वो मुझसे नहीं होता था, मुझे नहीं समझ आता था, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली मुझे समझ आया। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपसे यूपीएससी पूछता है क्रिटिकली एनालाइज करना है आपको, तो क्रिटिकली जब आपको एनालाइज करना है तो आपको उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देने थे। मेरे साथ क्या होता था कभी कि मैं या तो सिर्फ मैंने पॉजिटिव लिख दिए या सिर्फ नेगेटिव लिख दिए, दोनों मैं नहीं लिख पाया। तो वो धीरे धीरे जब मैंने आंसर राइटिंग की तो मुझे समझ आया। फिर पॉइंट्स, नंबर ऑफ़ पॉइंट्स में क्या क्या करता था कि मैंने नंबर ऑफ़ पॉइंट्स लिखे। फॉर एग्जांपल जैसे अगर देन 10 मार्कर है, 10 मार्कर में मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 12 पॉइंट्स लिखूँ, टोटल मिला के 12 पॉइंट्स, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन के अलावा 12 पॉइंट्स लिखूँ और वैल्यू एडिशन करूँ, हर पॉइंट के बाद मैं एग्जाम्पल डालूँ, एग्जाम्पल लिखूँ। और जी एस के क्वेश्चन में भी मैंने जो है स्कॉलर्स लिखने की कोशिश की, जैसे अगर हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन था तो मैंने रोमिला थापर जी या फिर सतीश चंद्र जी, इन सब के को भी मैंने कोट करने की कोशिश की थी। सर अगर पूरा हार्डवर्क स्मार्ट वर्क करे तो यूपीएससी क्रैक हो सकता है या दो सेकेंड अटेम्प्ट में? इज़ इट लक फॉर क्रैकिंग यूपीएससी और इज़ इट प्रैक्टिस? डेफिनेटली अगर आप हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करें, आप अपनी अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाएं, स्ट्रैटेजिक वे में आप काम करें, तो डेफिनेटली आपका एक या दो अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक हो सकता है। ऑब्वियसली लक मैटर करता है, बट फॉर एग्जांपल जैसे मेरा इंटरव्यू था वो 5 दिन में ही था, या फिर आपको इंटरव्यू में कितना मार्क्स मिलेंगे, ये सब तो ऑब्वियसली लक है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट। बट अगर आप स्टार्ट लक के काम करने के लिए भी आपको पहले काम करना पड़ेगा, तो आप पहले अपना काम करें, आप स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क करें, तो डेफिनेटली इट इज़ डूएबल। लोग करते हैं, फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट में निकालते हैं। अगर आपके पास सही स्ट्रैटेजी है, सही डायरेक्शन है, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्रैक इट। आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करें, इंटरलिंकिंग नहीं हो पाता? इनिशियली तो नहीं हो पाएगा, इंटरलिंकिंग में प्रॉब्लम होती है, बट ग्रेजुअली जब आप देखते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप आंसर राइटिंग के लिए ये कर सकते हैं कि आप पी वाई क्यूज़ की जो बुक आती है, जैसे शून्य की बुक आती है, या फिर किसी और कोचिंग की बुक आती है जिसमें सॉल्व पी वाई क्यूज़ है, तो आप आपने अपना मॉडल आंसर देखा और आप फिर जो है उन पी वाई क्यूज़ की बुक के आंसर्स को आप रेफ़र कर सकते हैं, उसमें आपको इंटरलिंकेजेस मिल जाएंगी जो आप यहाँ पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अपने आंसर में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। धीरे धीरे आप उस डायरेक्शन में सोचें, ब्रेन करें। आंसर राइटिंग आप कर रहे हैं, ब्रेन करें। ब्रेनस्टॉर्म करोगे तो आप उसको अच्छे से इंटरलिंक कर पाओगे। आंसर राइटिंग में तो हम एक साइकोलॉजिकल प्रेशर हमारे ऊपर होता है कि यार मुझे 7 मिनट के अंदर ही आंसर ख़त्म करना है, लिखते लिखते हम सोच नहीं पाते, बट जब ब्रेनस्टॉर्म करोगे तो आपको अच्छे से हो जाएगी, चीज़ें समझ आ जाएंगी और फिर आप आंसर राइटिंग की स्पीड भी आपकी बढ़ जाएगी।
सर हैंड राइटिंग से रिलेटेड इशू आया, पेन इन थंब एंड स्किन पेन, डेफिनेटली सबको होता है, वो होगा ही। इनिशियली मतलब जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था तो मेरे तो पेपर कंप्लीट नहीं हुए क्योंकि स्पीड कम थी। हैंड राइटिंग जो है मैंने उसके ऊपर काफ़ी काम किया और मेरा हाथ ऐसे भी नहीं हो रहा था, इतना इतना ज़्यादा दर्द था जब मेंस का, जब मेरा पहला मेंस था। इंटरनेशनल रिलेशंस GS2 कैसे प्रिपेयर करें, मैंने बताया है इसमें कि मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस को कैसे प्रिपेयर किया, आप उसको देख सकते हैं। मेंस की तैयारी कैसे, प्लीज़ हेल्प मी, नोट्स कैसे बनाएं मेंस का, थोड़ा डिटेल से बता दीजिए। वो मैंने इस पूरी वीडियो में मैंने उसको एड्रेस किया है कि मेंस की कैसे तैयारी करनी है, आप नोट्स कैसे बना सकते हैं, आंसर राइटिंग वगैरह सबको मैंने इसके अंदर डील किया, आप इसको देख सकते हैं वीडियो को। As loco pilot, I have not joined yet, but as already people told me it's hectic now. PCS exam is soon in July. Rakhand, shall I prepare PCS first or only UPSC for now? As I am thinking to take extension in loco. ओके, तो इज़ इट लाइक PCS का आपका मेंस है या फिर आपका प्रीलिम्स ही है अभी? आप अगर बता दोगे तो देयर बी मोर क्लैरिटी। बाकी अगर अगर आपका मेंस है PCS का, तो आप अभी PCS के मेंस के ऊपर फोकस करें। उत्तराखंड का और UPSC का समवट जो है वो सिमिलर पैटर्न होता है, तो उसमें आपके जो है मेंस प्रिपेयर हो जाएगा UPSC के लिए भी। बट इन केस अगर आपका प्रीलिम्स है तो, और अगर आपको ये वाला अटेम्प्ट देना है, अच्छा प्रीलिम्स है, ठीक है प्रीलिम्स है, तो आप देख लीजिए। मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव डिसीजन। आपको अगर ये लगता है कि दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू बेटर, ये उत्तराखंड का प्रीलिम्स है वो आप अच्छे से कर सकते हो, तो गो फॉर दैट। अदर देन दैट वट यू कैन डू इज़ लाइक कि आप UPSC के लिए प्रिपेयर करिए फुल फ्लेजेड, अगर आपको 2026 का अटेम्प्ट देना है ये UPSC वाला। इन केस अगर 2026 का देना है तो आप प्रीलिम्स तो वैसे ही प्रिपेयर कर रहे होंगे, उसके बाद आप उत्तराखंड का प्रीलिम्स भी दे सकते हो जुलाई में, और साथ साथ आप मीन्स की जो है तैयारी उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं। और इन केस अगर आपको 2027 में अपना प्रीलिम्स देना है तो तब भी मुझे लगता है कि आप उत्तराखंड का प्रीलिम्स दे दीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। डिपेंडिंग ऑन कि वहाँ पर कितने नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स कितने होते हैं, मुझे आइडिया नहीं है नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स कितने होते हैं, कोई एज लिमिट है अटैम्प्ट्स है या नहीं, वो तो सब मतलब वो बहुत पर्सनल है, वो आप जानते हैं ज़्यादा बेहतर। मंथली कौन से करंट अफेयर्स करें, आप विजन के जो मंथली मैगजीन आती है आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। अदर देन दैट आप न्यूज़पेपर तो डेफिनेटली पढ़ना ही है। स्टडी करते हुए सर फिर 8 आवर्स तक फोकस मोड से नहीं हो पा रहा, ठीक है वो तो ऑब्वियसली आप मतलब आप वन गो में 8 घंटे नहीं बैठ सकते, इन पूरे दिन में आप 8 घंटे आपको निकालने हैं। तो अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं हो पा रहा है या फोकस मोड नहीं आ रहा है, तो आप 5 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, चाय पी आइए, किसी दोस्त से मिल लीजिए, ठीक है। अगर आप घर पे हैं तो अपने पेरेंट्स के पास बैठ जाइए, बट आपको 8 घंटे तो निकालने पड़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा। अ, और इनिशियली बस आपको थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए, उसके बाद तो फिर आपको वही है, आदत पड़ जाएगी आपको। इनिशियली थोड़ी मोटिवेशन है, उसके बाद फिर डिसिप्लिन ही है। पेन मैंने V7 यूज़ किया था, और हैंड राइटिंग का इशू जो है वो वही आपको आंसर लिखते लिखते ही आपकी जो हैंड राइटिंग है उससे वो हो जाएगी, ठीक है। हैंड राइटिंग जो है वो आपकी सुधर जाएगी जब आप आंसर लिखना शुरू करेंगे, आप थोड़े स्पेसेस देंगे, ब्रॉडली लिखेंगे, तो वो धीरे धीरे आपकी हैंड राइटिंग सही हो जाएगी। बट हैंड राइटिंग का फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर मैं आपको बताऊँ, मेरा आई हैव अ फ्रेंड इज़ अ वेरी गुड हैंड राइटिंग, वेरी गुड हैंड राइटिंग, वेरी गुड प्रेजेंटेशन, ठीक है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे ऐसे मोती उसने बिखेर दिए हो पेपर के ऊपर, इतना अच्छा लगता है वो। एंड ही इज़ गॉट अ वेरी गुड रैंक, इज़ गॉट अ वेरी गुड रैंक। तो मुझे लगता है कि एट टाइम्स हो सकता है कि मे बी मुझे ज़्यादा आता हो उससे, बट क्योंकि मेरी प्रेजेंटेशन इज़ नॉट एज गुड एज हिज, तो वहाँ पर फ़र्क पड़ता ही है। तो उसको हैंड राइटिंग के ऊपर आपको काम करना है। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो वर्क ऑन योर हैंड राइटिंग। बाजीराव रवि मंथली मैगजीन कैसा है, ठीक मैंने कभी पढ़े नहीं है। अगर आपको लगता है कि वो होलिस्टिक है तो आप डेफिनेटली उससे कर सकते हैं। कोई भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का उठा लो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप विजन ही देखो, कोई भी आप देख सकते हो। टेस्ट में कम नंबर आते हैं तो मोटिवेशन कम होता है, क्या करते हैं, क्या करें? हाँ, ठीक है वो मोटिवेशन कम होगा टेस्ट में, बट आप देखिए कि आपकी गलती टेस्ट में क्यों हो रही है। क्या अगर आपका प्रीलिम्स का आपने टेस्ट किया, अगर आपके उसमें मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आप ये देखिए कि किस वजह से नहीं आ रहे हैं, कि क्या आपको आता नहीं था, या आपको कोई मतलब कोई फैक्चुअल एरर हो गया, या फिर जो है आपने कोई स्टूपिड मिस्टेक कर दी, वो आपको खुद देखना है। तो उससे आप सीखना है। और फिर दूसरी बात आपको ये भी आपको बताना है कि ठीक है ये मौका है, मुझे अभी मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम जो है वो सामने है, मैं इससे सीखूंगा, इस गलती से सीखूंगा, और इस एग्जाम में जो है मैंने जैसे आपको कहा कि वॉरियर माइंडसेट के साथ आपको जाना है एग्जामिनेशन हॉल में।
सर मैं बिगनर हूँ, प्लीज़ ये बताइए कि पढ़ाई कैसे है सब्जेक्ट्स। ये मैंने पूरा इसके साथ इस वीडियो में पूरा मैंने डिस्कस किया है, तो आप उसको देख सकते हैं। सो लाइक मीन्स नोट्स में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पे नोट्स बनाना हो तो कैसे स्टार्ट करूँ, नोट्स में क्या क्या होना चाहिए। आप जैसे मैंने कहा कि आप आतिश माथुर सर हैं, उनका यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पे उन्होंने एक कोर्स डाला हुआ है GS 2 के लिए, पॉलिटी के लिए। आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, उससे आपको एक टेम्पलेट मिल जाएगा कि आपको कैसे करना है। बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर करंट अफेयर्स सर। करंट अफेयर्स के लिए जैसे मैंने कहा कि आप न्यूज़पेपर के टच में रहिए, एक न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही है, ठीक है। दूसरी बात, आप कोई भी मंथली मैगजीन वगैरह जो है आप उसके साथ डील कर सकते हैं। इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए सोर्स, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के लिए सोर्स, तो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के लिए मैंने ये शंकर IAS जो है उसके नोट्स को, उसकी बुक को मैंने रेफ़र किया था। उसके अलावा मैं यही विजन के मेंस और PT 365 को पढ़ता था, और लास्ट में जो मैं डील कर रहा था मैंने उसके साथ, वो यही है कि नेक्स्ट IAS का जो मटेरियल है मैंने उसको भी रेफ़र किया था। बाकी PYQs जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। आप बताइए कौन सा सब्जेक्ट है। मुझे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में पूछना है, डेली किस तरीके से पढ़ना है, बताइए कौन सा सब्जेक्ट है। इकॉनमी, ओके। तो इकॉनमी जैसे आई होप कि आपका इकॉनमी ऑप्शनल नहीं है, क्योंकि अगर इकॉनमी ऑप्शनल है तो फिर तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग होगी, वो मुझे नहीं पता। इन केस आपका इकॉनमी, मैं ये समझ रहा हूँ कि इकॉनमी एज इन आपको GS के लिए पढ़ना है, प्रीलिम्स और मेंस के लिए। तो उसके लिए मैंने तो विजन के जो क्लासरूम नोट्स हैं उनको रेफ़र किया था। उसके अलावा स्लीपी क्लासेस के वीडियोज़ हैं, इकॉनमी वो एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। उससे मुझे जो है समझ आ गया था, एज़ इन जो फाउंडेशन है इकॉनमी की वो अच्छी हो गई थी। तो इकॉनमी में आपको जो सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो इसी चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए, आपको इकॉनमी अच्छे से समझ आ जानी चाहिए। क्योंकि जब आप, अगर आप पेपर उठाओगे 2025 का या 24 का, तो आपसे बेसिक इकॉनमी पूछी हुई है। उस बेसिक इकॉनमी में जैसे फिजिकल डेफिसिट पूछा हुआ है आपको, कि आपको नंबर्स दे दिए, अब बताओ फिजिकल डेफिसिट कितना होगा, या प्राइमरी डेफिसिट कितना होगा, या फिर आप ये बताओ कि बजट के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा है, मॉनेटरी पॉलिसी या फिजिकल पॉलिसी, तो उसके लिए आपके जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए इकॉनमी के लिए। तो मैंने विजन के नोट्स को रेफ़र किया था, उसके अलावा स्लीपी क्लासेस जो है उसके वीडियोस को मैंने रेफ़र किया था। ये दोनों ने मुझे इकॉनमी का फाउंडेशन में हेल्प किया, और उसके बाद बाकी मैं PT 365 को यूज़ करता था। इससे मेरा प्रीलिम्स हो जाता था। जब आपकी फाउंडेशन सही हो जाएगी, आप PYQs अच्छे से लगा लोगे, तो प्रीलिम्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इकॉनमी में पर से। उसके बाद मेंस के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पर आंसर राइटिंग जो है वो ज़रूरी हो जाती है। तो आप बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इन सबको देखना, आपसे उनके कीवर्ड्स मिलेगा, क्योंकि इकॉनमी के GS3 के इकॉनमी के क्वेश्चन में आपको कीवर्ड्स लिखने हैं, इकॉनमी के कीवर्ड्स लिखने हैं। वो रिवॉर्ड करता है UPSC। ग्राफ जहाँ पर भी आप बना सको वहाँ पर आप ग्राफ भी बनाओ। तो ये मुझे लगता है कि हेल्पफुल है। सर मैं मेन बुक को बहुत टाइम पढ़ चुकी, बट फिर लगता है कि जैसे कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है। वो तो सबको ही लगता है कि अगर आपने एक बुक को पढ़ लिया, बहुत बार पढ़ लिया, आपको लगता है कि कुछ भी नहीं पढ़ा, है ना, कि आता ही नहीं है। जैसे लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत को आपको लगेगा कि आता ही नहीं है। जैसे मैंने लक्ष्मीकांत 2 महीने 4 महीने से नहीं पढ़ी, तो मुझे लगता है शायद मुझे लक्ष्मीकांत आती नहीं है। बट मैं रैंडमली कोई पेज खोलूँगा, कोई चैप्टर खुल जाएगा, तो मुझे पता होगा कि अच्छा इसके अंदर ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये सारे। तो वैसा आपको लगता है, वो सबके साथ ही वैसा होता है। तो नथिंग टू वरी अबाउट। मैंने अपने सारे सोर्सेज बता दिए हैं वीडियो में, ठीक है। लास्ट 2 क्वेश्चंस एंड सर टेल अबाउट हाउ टू स्टडी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बट एज पर आई लुक इन प्रीवियस क्वेश्चन इज वेरी डिफरेंट, ओके। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने कहा कि मैंने सिनॉप्सिस IAS के नोट्स को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए रेफ़र किया है, और बाकी PT 365 है, आप वो भी, उसको भी देख सकते हो। बाकी PYQs आप सॉल्व करते रहो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में UPSC ने चेंज कर दिया है। पहले हम PYQs में सोचते थे कि ऑल ऑफ दी अबव है आंसर वगैरह, अगर अब वो चेंज हो चुका है, ठीक है। तो वही है, आप अप टू डेट रहो। PT 365 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हेल्पफुल होती है। आप उसको अच्छे से इन डेप्थ पढ़ लो, 2-3 बार आप पढ़ लो, PYQs लगा लो, लगता है मोर देन इनफ है। रीडिंग स्पीड बहुत कम है ST स्टडी में।
धीरे धीरे ही आपकी जो रीडिंग स्पीड है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी, अच्छा आपका होल्ड आ जाएगा। अभी इनिशियली सबको ही प्रॉब्लम जो है वो फेस करता है। देर आर सब्जेक्ट लेक्चर्स टू बट 2-3 hours लॉन्ग, सो शैल आई रेफर बुक्स ओनली और लेक्चर्स और बेनिफिशियल देर इज़ समथिंग बेटर लाइक वाजीराम रवि लेक्चर्स एंड माथुर सर। देखिए बात यह है कि इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव कि आपको लेक्चर देखना है या आपके बुक पढ़ने से आपको ज़्यादा वो समझ आता है। मुझे लगता है कि मैं जब खुद पढ़ता हूँ बुक तो तब वो जो है मैं ज़्यादा अच्छे से रिटेन कर पाता हूँ। बट अगर कोई चीज़ मुझे जो है समझ नहीं आती, ठीक है, अगर कोई चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है उसके लिए मैं फिर लेक्चर को रेफ़र करूँगा। क्योंकि अगर जैसे 2 घंटे का लेक्चर है तो मुझे लगता है कि एट टाइम्स मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। तो मैं इसलिए बुक को ज़्यादा अच्छे से पढ़ने की कोशिश करता हूँ, नोट्स को प्रेफर करता हूँ और उसके बाद कुछ समझ नहीं आता तो मैं उसके लेक्चर वगैरह से देख लेता हूँ। तो ये बहुत सब्जेक्टिव है, आप देखिए आपके लिए क्या सूट करता है, फिर दैट विल हेल्प। हाँ, अगर आप अब इस बार प्रीलिम्स दे रहे हो तो हो सकता है कि आपका थोड़ा लंबा टाइम लगे। अगर आप इस बार प्रीलिम्स दे रहे हो, अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में 1.5 घंटा लग रहा है तो आप उसको मत पढ़ो अभी। अगर आप 2027 में दे रहे हो तो ठीक है, न्यूज़पेपर में आप आराम से इतना टाइम दो। मैंने इसको एड्रेस करा है कि आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करें। सर डर लग रहा है सर, प्रीलिम्स की रिवीजन कितने मंथ्स पहले से शुरू कर देनी चाहिए? प्रीलिम्स की रिवीजन आप अभी से शुरू कर दो। अगर आपका सिलेबस वगैरह अच्छे से कवर हो चुका है तो आप प्रीलिम्स की रिवीजन शुरू कर दो। कोशिश करो कि टिल एग्ज़ाम आप कम से कम 4 या 5 रिविजन्स कर लो। 50 दिन के आसपास हैं, अभी ज़्यादा ही है उससे, ठीक है। बाकी रही बात डर लग रहा है, देखो सबको डर लगता है सेल्फ स्टडी, मतलब सेल्फ डाउट सबको ही आता है। जो सेल्फ स्टडी करते हैं उनको तो खास कर होता है। तो कोई बात नहीं, इनिशियली लगेगा डर, बट धीरे धीरे जैसे आप समझोगे चीज़ों को आपको पता चलेगा कि डूएबल है, हो जाता है। अ, मैं इसको मतलब एग्ज़ाम को ओवर ग्लोरीफाई नहीं करूँगा क्योंकि मैं एट टाइम समझता हूँ कि ये जो ओवर ग्लोरिफिकेशन ऑफ दिस एग्ज़ाम इट हैज़ कॉज मोर डैमेज देन एनी बेनिफिट फॉर पीपल। तो डर डरिए नहीं, अगर आपने डिसीजन लिया है तो आप तैयारी करिए धीरे धीरे, वन स्टेप एट अ टाइम, और हो जाएगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। हैव फेथ इन योर सेल्फ, इन योर एबिलिटीज़, और सब कुछ अच्छे से होगा, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच। वंस अगेन, I'm Shadab Ali Khan, secured all India rank 415, UPSC CSC 2025.